Good morning, Hello. ma'am. Okay. Am I clearly audible to you? Yes, Okay. So let's start today's class. What we have completed yesterday? हमने कल क्या कंप्लीट किया था? Complication of insulin therapy, MSR complications with local allergy creation, insulin lipidodystrophy, Down phenomenon, Somoggy phenomenon, પછી insulin administration વિશે જોયું, પછી એમાં insulin pump, insulin injection, skin sensor, pancreas implant વિશે જોયું, પછી self monitoring of blood glucose અને એના માટે patient ને કયા instruction આપવાના છે એ. પછી acute complication of diabetes, એમાં hypoglycemia એનું assessment, intervention, પછી diabetic ketoacidosis અને pathophysiology, lab findings અને intervention અને insulin IV કેવી રીતે administration કરવાનું છે એના વિશે. Very good. I'm so happy with your answers. Perfect answer. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. हमने कल कंप्लीट किया था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है जो हो सकती है पेशेंट्स को। सो फर्स्ट हमने देखा लोकल एलर्जिक रिएक्शन मींस explain about this topic. What happens in this? After 1 to 2 hours જે સાઇટ પર આપણે ઇન્સ્યુલિન એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યું છે ત્યાં રેડનેસ, સ્વેલિંગ અને ટેન્ડરનેસ જોવા મળશે અથવા વ્હીલ જેવું જોવા મળશે, સર્કલ Yes. यस एंड इनिशियली जो अभी अभी नई नई स्टार्ट की है इंसुलिन थेरेपी तो उसमें जनरली ऐसा होगा, फिर लेटर ऑन बॉडी अडेप्ट कर लेगी, बट इनिशियली ऐसा होता है। एंड वी हैव टू इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट बिफोर इंजेक्शन वो स्किन क्लीन करे कॉटन स्वैप से, अल्कोहल वाले कोई भी सॉल्यूशन से, स्टेरिलियम है, स्पिरिट है, इससे उससे क्लीन करे फिर इंजेक्शन ले। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी मींस આપણે એક જ ઇન્જેક્શન સાઇટનો યુઝ કર્યા કરીશું ઇન્સ્યુલિન એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે તો ત્યાં આગળ ફાઇબ્રસ ફેટી માસ એટલે કે ટ્યુમર જેવું થઈ જશે. ओके। सो टू प्रिवेंट दिस what patient can do? જે અફેક્ટેડ સાઇટ છે ત્યાં આગળ ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શન એડમિનિસ્ટર નહીં કરવાનું અને જે સાઇટ્સ છે એડમિનિસ્ટર કરતી વખતે ત્યાં આગળ એને રોટેટ કરતું રહેવાનું, સેમ સ્પોટ પર એડમિનિસ્ટર નહીં કરવાનું. ओके। सो फॉर एग्जांपल पेशेंट को दो हाथ, पैर एंड एब्डोमेन पर, थाइज में, आर्म्स पर, एब्डोमेन पर ले रहा है पेशेंट, तो फिर वापस से लाइक दूसरा फॉर एग्जांपल पेशेंट ने फर्स्ट इंजेक्शन दिया है राइट आर्म पर, फिर सेकेंड इंजेक्शन लेफ्ट आर्म पर, थर्ड इंजेक्शन एब्डोमेन, फोर्थ इंजेक्शन राइट थाई में, फिफ्थ इंजेक्शन लेफ्ट थाई में, तो सिक्स इंजेक्शन वापस से रोटेट हो जाएगा। और ये लोग हमें बोल रहे हैं कि 2 to 3 वीक्स पर सेम साइट रिपीट नहीं करनी है, तो फिर पेशेंट क्या करेगा? એ સાઇટ આપણે ચૂઝ કરી શકીએ બટ એમાં સ્પોટ અલગ અલગ લેવાનું. हाँ, फोर आर्म, वो जो आर्म है वो पेशेंट यूज करता है, बट सेम एनाटॉमिकल एरिया में अलग जगह रखनी है। एंड जो दूसरा स्पॉट हम यूज कर रहे हैं एटलीस्ट दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 1.5 इंच। 1.5 इंच। यस। फिर 2 से 3 हफ्ते बाद जो पहले हमने स्पॉट यूज किया था सेम वो स्पॉट पेशेंट यूज कर सकता है। सो ये चीज पेशेंट को ध्यान रखनी होगी। तो इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी प्रिवेंटेबल है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमने देखी डाउन फिनोमेनन मींस અર્લી મોર્નિંગ હાઇપોગ્લાઇસેમિયા જોવા મળશે क्यों due to अर्ली मॉर्निंग? due to release of GH and cortisol. यस। सो पेशेंट अर्ली मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसेमिया पेशेंट एक्सपीरियंस करें बिकॉज अर्ली मॉर्निंग जीएच हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है, कॉर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट होता है, इसीलिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डॉन फेनोमेनन को कैसे प्रिवेंट करें, अवॉइड करें ट्रीटमेंट? इंसुलिन डोज इंक्रीज कर सके अर्थात तो चेंज करवाना टाइम। हाँ। सो अगर पेशेंट डॉन फेनोमेनन एक्सपीरियंस कर रहा है तो फिर रात में जब वो आफ्टर डिनर जो इंसुलिन ले रहा था वो डोज इंक्रीज कर सकते हैं हम, तो फिर हाइपरग्लाइसेमिया ना हो। या तो टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट 9 बजे ले रहा था उसकी जगह 11 बजे ले, सो टाइमिंग चेंज कर सकते हैं तो मॉर्निंग हाइपरग्लाइसेमिया ना हो। सेकेंड है सोमोगी फेनोमेनन। सोमोगी फेनोमेनन में क्या होता है?
इसमें भी मॉर्निंग हाइपरग्लाइसेमिया होता है, बट क्यों होता है इसमें रीजन अलग है, पूरी पैथोफिजियोलॉजी भी अलग है। व्हाट हैपेंस हियर? Blood glucose level at bedtime is normal के slightly elevated હશે, but at 2 to 3 a.m. a increased production of જે count slightly elevated થાય છે એના લીધે counter regulatory hormone જે છે એ produce કરશે અને by about वेट 17 8 वेट, gram यू गॉट कंफ्यूज, रिपीट इट, फिर से बोलो पहले से। uh, व्हाट हैपेंस? at bedtime normal blood glucose level was slightly elevated હશે, then 2 to 3 a.m. એ હાઇપોગ્લાયસેમિયા થશે, જેના લીધે હાઇપોગ્લાયસેમિયાને કાઉન્ટર કરવા માટે હોર્મોન રિલીઝ થશે અને બાય અબાઉટ 7 a.m. આ કાઉન્ટર રેગ્યુલેટરી જે હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય હાઇપોગ્લાયસેમિયા સામે એના રિસ્પોન્સમાં હોર્મોન રિલીઝ થશે અને એના લીધે હાઇપરગ્લાયસેમિયા જોવા મળશે। यस, तो दिस इज द होल मैकेनिज्म। बेड टाइम पर पेशेंट जब सोने वाला था तब हमने PP2BS चेक किया 10 बजे 8 बजे के डिनर के बाद, तो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल था या एलिवेटेड था, तो पेशेंट ने रेगुलर अपना इंसुलिन ले लिया, उसकी वजह से हुआ क्या, 2 बजे एकदम हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। तो टू ट्रीट दैट हमारी बॉडी, वो जो पेशेंट की बॉडी है उसने काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया। सो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है इन द मॉर्निंग, 7 बजे पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज ज्यादा आएगा, बट इसमें रीजन ये था। सो व्हाट अ पेशेंट कैन डू टू प्रिवेंट दिस और ट्रीट दिस? નાઇટ ટાઈમ ઇન્સ્યુલિન ડોઝ થોડો રિડ્યુસ કરવાનો અને ओके, બેડ ટાઈમ नाइट टाइम, સ્નેક हाँ, एंड भी લઈ શકે, બેડ ટાઈમ સ્નેક भी લઈ। और एल्स दोनों कर सकता है। सो पेशेंट अगर नाइट टाइम का इंसुलिन डोज है भले एलिवेटेड है, फिर भी इंसुलिन डोज कम लेना है, तो ये चीज होगी नहीं, दो आधी रात को हाइपोग्लाइसेमिया भी नहीं होगा, अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसेमिया भी नहीं होगा। तो ये प्रिवेंट करने के लिए या तो इंसुलिन डोज डिक्रीज करना है, या तो सोने से पहले कुछ स्नैक्स खा के सो जाना है, या तो पेशेंट दोनों कर सकता है। सो जो भी पेशेंट को सोमो की फेनोमेनन है, तो वो पेशेंट आपको क्या बोलेगा, ये डॉन फेनोमेनन वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको आधी रात में कोई हाइपोग्लाइसेमिया का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट सोमो की फेनोमेनन जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया एक्सपीरियंस करेगा। सो पेशेंट आपको सुबह 7 बजे क्या बोलेगा, पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि रात को उसके साथ क्या हुआ? अर्ली night मॉर्निंग पेशेंट, sweating, हाँ, यस, nightmares, हेडेक headache. होगा। हाँ, सो जो हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, वेदर इन डॉन फेनोमेनन पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होता ही नहीं है, वो मॉर्निंग कॉर्टिसोल की वजह से सिर्फ हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, फिर हमने इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन देखा। सबक्यू इंजेक्शन तो रेगुलरली जो लेते हैं वो होता ही है, बट उसके सिवा इंसुलिन पंप आता है। टेल मी समथिंग अबाउट इंसुलिन पंप, क्या है वो, कैसे होता है, इंजेक्शन कैसे दिया जाता है उसमें से? टेल मी अबाउट दिस इंसुलिन पंप, चलो। એક્સટર્નલ ડિવાઇસ છે જે સિરિંજ અને પંપ કન્ટેન કરે છે, તેને આપણે વેસ્ટ પર પહેરી શકીએ અને આમાં ક્લાયન્ટની જે એબ્ડોમન છે અથવા અપર આર્મ છે એની પર નીડલ કે ટેફલોન કેથેટર ઇન્સર્ટ કરી દેવાનું અને એને સિક્યોર કરી દેવાનું ટેપ અથવા ટ્રાન્સપરન્ટ ડ્રેસિંગથી, અને એના દ્વારા આપણે રીડિંગ જોઈ શકીએ અને જે નીડલ કે કેથેટર ઇન્સર્ટ કર્યું છે અને આપણે 2 to 3 days એવરી ચેન્જ કરવાનું। ओके, इसमें पेशेंट रीडिंग नहीं देख पाएगा, देर इज नो सेंसर, सिर्फ बाहर एक डिवाइस है जो कैरी करता है, वो डिवाइस में इंसुलिन पंप एंड जो स्टोरेज के लिए जो सीरिंज है पंप है वो बेल्ट वेस्ट में पहनेगा, और जो टेफ्लॉन कैथेटर या नीडल है वो एब्डोमेन पर या अपर आर्म पर हम इंसर्ट कर देंगे। सो इसमें पेशेंट को रीडिंग नहीं पता चलेगा। वी आर सेटिंग दिस डिवाइस एट अ कंटिन्यूअस बेसल रेट इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डॉक्टर ने सेट कर दिया है एवरी
आवर, एवरी 3 आवर, एवरी 4 आवर, जो भी उसका रेट है वो डॉक्टर ने सेट कर दिया है कि इतने रेट पर इंसुलिन एडमिनिस्टर होता रहेगा ऑटोमेटिकली। सो उसमें पेशेंट की रीडिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है कि पेशेंट का ग्लूकोज बढ़ गया है तो इंसुलिन ज्यादा होगा, ग्लूकोज कम है तो इंसुलिन कम सिक्रीट होगा, ऐसा नहीं है। वो एक रेट सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही अंदर एडमिनिस्टर होता है। हाँ, बट देर इज ऑल्सो सेटिंग कि पेशेंट को थोड़ा बोलस डोज देना है इंसुलिन तो भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल। पेशेंट ने खुद से ग्लूकोमीटर से चेक किया, उसका ज्यादा आया, या तो उसने कुछ खाना ऐसा खाया है, स्वीट फूड खाया है, एक्टिविटी नहीं किया है। सो ये सारी चीजों की वजह से अगर क्लाइंट को लगता है कि मुझे उससे थोड़ा एक्स्ट्रा डोज चाहिए होगा इंसुलिन का, जो डॉक्टर ने ऑलरेडी बोला होगा कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज इतना है तो आपको इतना डोज लेना होता है, ऐसे पहले से ही डॉक्टर एडवाइस करके रखते हैं पेशेंट को। सो अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस पेशेंट खुद से भी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। जो वो बेजल रेट पर तो है वो तो जाएगा, बट एक्स्ट्रा भी पेशेंट एडमिनिस्टर कर सकता है। नाउ ये जो जो कैथेटर यूज होगा, कि ये सूप सिरिंज पंप जो भी यूज होता है, देयर आर चांसेस कि जो इंसुलिन है वो पड़ा पड़ा क्रिस्टल्स हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दैट क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द कैथेटर, रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग वाला जो रेगुलर इंसुलिन है दोनों को कंबाइन करके देंगे तो फिर वो क्रिस्टल फॉर्मेशन का रिस्क कम हो जाता है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज इंसुलिन pump and skin sensor. Explain me about this type of insulin pump. One type of skin sensor the blood glucose continuously monitor कर एंड कितना रेट सेट करना होता है, क्या होता है? 3 days continuously आ सप्लीमेंट चालू कर રાખી શકે છે। सॉरी सॉरी क्रिश, आई कुड नॉट हियर यू प्रॉपरली, प्लीज रिपीट। कितना रेट होगा, कैसे जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? चलो बोलो। स्किन सेंसर वाला इंसुलिन पंप है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कितने रेट पर होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका? अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स ग्लूकोज लेवल, यस, इसमें सेंसर है, वो ट्रैक करता है पेशेंट का ग्लूकोज कितना था, और उसको डायरेक्टली मोबाइल के डिवाइस, मोबाइल में लाइक एप्लीकेशन होते हैं उससे कनेक्ट किया जाता है। सो पेशेंट कैन ऑल्सो सी व्हाट इज द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, होल डे 24/7 वो मॉनिटरिंग होता रहता है। सो पेशेंट कैन ट्रैक कि उसका ब्लड ग्लूकोज कैसा था, एंड अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल वो जो डिवाइस है वो अपने आप से इंसुलिन डोज सेट करके पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करता है। तो पेशेंट को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन या पेशेंट को वो भी चिंता नहीं करने की जरूरत कि आज स्वीट खाया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा डोज लेना पड़ेगा, वो डिवाइस अपने आप से मैनेज कर लेगा। एंड जो पंप है, वो जो डिवाइस है उसके अंदर जो पंप है वो 3 दिन का इंसुलिन तो आराम से स्टोर कर सकता है। उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट करके नया इंसर्ट करना होता है वो पंप। एंड जब पेशेंट स्विमिंग, बाथिंग ऐसी कुछ एक्टिविटी करे तो हम वो पेशेंट उसको लाइक निकाल कर वापस से भी रीअप्लाई भी कर सकता है, वो ऐसे टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट इज पेंक्रियास ट्रांसप्लांट। मतलब क्या है ये चीज, कब किया जाता है, कौन से पेशेंट में किया जाता है? चलो एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक। चलो क्विकली। ओके, सो पेंक्रियास ट्रांसप्लांट में मेन गोल हमारा क्या है कि जो पेशेंट का इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई है ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन पेंक्रियास, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, पेंक्रियास को चेंज कर देंगे, पेंक्रियास ट्रांसप्लांट करेंगे। सारे पेशेंट में नहीं किया जाता है पेंक्रियास ट्रांसप्लांट। अगर ड्यू टू डायबिटीज उसकी किडनी खराब हो गई या तो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है तो साथ साथ में हम पेंक्रियास कर देंगे। स्पेशली फॉर पेंक्रियास पेशेंट की ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी जनरली नहीं की जाती है। तो जब कोई और ट्रांसप्लांटेशन करना हो उसके साथ साथ हम कर सकते हैं। एंड ट्रांसप्लांटेशन किया है सो ऑब्वियसली इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी होगी टू प्रिवेंट द जीवीएचडी। जीवीएचडी इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। जीवीएचडी का मतलब रिजेक्शन, रिजेक्शन एक कॉम्प्लिकेशन है, तो टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन हमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी होती है।
फिर हमने देखा सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो पेशेंट को सिखाना होता है कि वो घर पे सेल्फ मॉनिटरिंग करे, उसका ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें चेक करनी है। तो उसके लिए उसको एक ग्लूकोमीटर चाहिए होगा, ग्लूकोज की स्ट्रिप्स चाहिए होगी, लेंसेट जो प्रीकर है वो भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें हैं। कहाँ कहाँ से सैंपल ले सकता है? नॉट ओनली द टिप ऑफ फिंगर्स, देयर आर अदर साइट्स आल्सो फ्रॉम विच द पेशेंट कैन टेक द ड्रॉप ऑफ ब्लड, सैंपल ले सकता है। लाइक फोर आर्म है, अपर आर्म है, एब्डोमेन, थाई, काफ, ये सारे रीजन है। टिप ऑफ द फिंगर्स, दिस आर द कॉमन। पेशेंट को बोलना है कि एक ही जगह पर बार बार प्रिक ना करे, उसमें भी रोटेट करता रहे, वरना वहां पर इंजरी डैमेज हो सकता है। एंड जो भी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसको बहुत कॉशियसली ये सैंपल लेना होगा। वाई? चलो इसका रेशनल मैंने ढूंढने के लिए बोला था। क्यों? Due to risk of high and low blood sugar causing nerve damage. ऑलरेडी उसकी नर्व डैमेज है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया है, तो वो पेशेंट को टेस्ट कॉशियसली करना होगा। નાવ ડેમેજ છે તો ડિક્રીઝ સેન્સેશન થઈ ગયું હશે, ફીલ નહીં કરી શકે પેઇન કેવું કઈ કે એના લીધે ऑब्वियसली हाँ। सो ऑलरेडी नर्व डैमेज हो गई है। सो अगर पेशेंट को इंजरी हो भी गई या वहां पर बार बार प्रिक करने की वजह से कुछ डैमेज भी हो गया, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि ये डैमेज हो रहा है एंड बहुत वर्स हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो लाइक इन्फेक्टेड होके गैंग्रीन फॉर्मेशन और ऐसी इंजरीज की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलरेडी डायबिटिक है तो वुंड हीलिंग भी डिले हो गया होगा। तो जो डायबिटिक न्यूरोपैथी जिनको है उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज उनको अगर कुछ इंजरी हो गया तो उनको सेंसेशंस नहीं आएंगे। ओके, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इज क्लाइंट इंस्ट्रक्शन। क्लाइंट को क्या आप इंस्ट्रक्शन दोगे जब पेशेंट खुद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करे? तब क्या क्या सिखाओगे? बोलो। पेशेंट को बोलना है कि प्रॉपर प्रोसीजर यूज करनी है एंड हैंड वॉशिंग करना है, प्रिसाइजली प्रोसीजर करने से आपका रीडिंग जितना होगा उतना एक्यूरेट आएगा। देन मैन्युफैक्चरर्स के जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज करने हैं कि ग्लूकोमीटर कैसे ऑन होता है, स्ट्रिप कैसे अटैच करनी है। आपके पास अगर सेम है, पेशेंट लेके आया है ग्लूकोमीटर कि उनके पास ये वाला ग्लूकोमीटर है, तो आप उनको सिखा भी सकते हो। अगर आपको पेशेंट के पास कुछ है नहीं, आपको उसको बोलना है कि आपको मार्केट से लाना होगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोमीटर अवेलेबल है मार्केट में, तो पेशेंट को बोलना है कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो फॉलो करनी है। स्पेसिफिक डिवाइस कैसे यूज करना है, हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करना है। पहले पहले के टाइम के जो ग्लूकोमीटर होते थे वो स्टार्ट करने से पहले उनमें कैलिब्रेशन सेटिंग्स करना पड़ता था, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा ग्लूकोमीटर है आपके पास तो कैलिब्रेट पहले से ही कर दो अगर जरूरत लगे तो। जो स्ट्रिप्स आप यूज कर रहे हो उसकी एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेटरी डेट चेक करनी है कि वो एक्सपायर ना हो। अगर आप ब्लड ग्लूकोज चेक करते हो एंड आपको लगता है कि ये रिजल्ट रीजनेबल नहीं है, बहुत ही कम है या बहुत ही ज्यादा है, तो फिर से प्रॉपर टेस्ट रिपीट करो, चेक करो आपकी स्ट्रिप्स एक्सपायर तो नहीं हो गई है, आपने कहीं पर गलती तो नहीं की, कुछ भी फिर से सब कुछ रिपीट करो, चेक करो एंड वेरीफाई करो। अगर अभी भी सेम आ रहा है देन इट इज कंफर्म कि अभी यही है। फिर अगर चेंज होगा तो पता चल जाएगा। फिर पेशेंट को हम ये भी सिखा सकते हैं कि कब कब करना चाहिए ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। एफबीएस करना चाहिए, देन आफ्टर लंच एंड डिनर, आफ्टर 2 आवर्स, लंच एंड डिनर लेने के बाद 2 आवर्स तो PP2BS वाला करना चाहिए। ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसके 2 घंटे बाद हम करते हैं। तो दिन में 4 बार एटलीस्ट पेशेंट को चेक करना चाहिए, एफबीएस एंड PP2BS आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। ओके, उसको नॉर्मल वैल्यूज भी आप सिखाओगे कि नॉर्मल इतना होना चाहिए, इतनी रेंज में होना चाहिए, सब आप सिखाओगे। फिर हमने देखा यूरिन टेस्टिंग। ग्लूकोज के लिए भी यूरिन टेस्टिंग होता है बट वो रिलायबल फैक्टर नहीं है, बिकॉज अब ब्लड ग्लूकोज से हम एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, तो यूरिन में ग्लूकोज क्यों चेक करें? दैट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। हाँ, बट पेशेंट को बोलना है कि यूरिन में कीटोन्स का चेकिंग खास करके करें। कैसे करना होता है यूरिन में कीटोन्स का चेकिंग? पेशेंट कैसे कर सकता है? हाउ पेशेंट कैन डू और चेक द यूरिन फॉर कीटोन्स?
पेशेंट कैसे चेक कर पाएगा यूरिन के अंदर कीटोन्स है कि नहीं? मैंने बोला था कल। યુરિન કલેક્ટ કરવાની જે સ્ટ્રીપ્સ આવે છે એની અંદર ડીપ કરવાની તો અકોર્ડિંગ કલર रेडीमेड, ચેન્જીસ ખબર પડશે. हाँ रेडीमेड स्ट्रिप्स आती है उसकी, सिर्फ उसको लानी है फार्मेसी स्टोर से। एंड पेशेंट को यूरिन कलेक्ट करके कोई कंटेनर में कलेक्ट करके वो स्ट्रिप डिप करनी है, जिस स्ट्रिप के ऊपर जो भी कलर आए, कलर की मैन्युअल भी होती है, ये कलर का मतलब इतना कीटोन है, उसके पूरा मैन्युअल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को पता चल जाएगा कि इतना कीटोन है। अगर कीटोन है मतलब कीटो एसिडोसिस का अभी रिस्क है। तो यूरिन कीटोन कब चेक करना होता है? जनरली जब पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज वाला हो एंड उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से भी ज्यादा हो। एक बार में इतना ज्यादा है, परसिस्टेंटली इतना ही रहता है, या दो रीडिंग उतने आए हैं, तो पेशेंट को चेक करना है। पेशेंट बीमार है तो भी उसको चेक करना है। सो ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम पेशेंट को खास करके चेक करना होगा। फिर हमने देखी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, दोनों टाइप की कॉमन देख लेंगे। सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब, व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया? blood sugar लो शुगर लेवल कितना? 70 70 से भी कम। होता क्यों है हाइपोग्लाइसेमिया डायबिटीज वाले पेशेंट में? excessive insulin administration ओके। physical activity increased હશે हम्म। and lack of nutrition ओके, लिटिल फूड या कम न्यूट्रिशन, कम खाना खाया है, ओएचएस ज्यादा ले लिया है, डोज ओवर हो गया है, उसने मेडिसिन ली बट खाना नहीं खाया, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं। सो जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको ऑलवेज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कैरी करने होते हैं। लिस्ट इट आउट, कौन से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? चलो बोलो। एग्जाम्पल्स दिए हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के, कौन से है? ग्लूकोज टैबलेट्स, ग्लूकोज जेल, 6 to 10 लाइफ सेवर और हार्ड कैंडीज जो पेशेंट सक कर सकता है माउथ में, 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 4 शुगर क्यूब्स है, 1 टेबल स्पून ऑफ हनी और एनी सिरप, मैपल सिरप जैसा कुछ भी, हाफ कप ऑफ फ्रूट जूस, रेगुलर वाला जूस, रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक भी चलेगी बट वो नॉन डाइट वाली होनी चाहिए। 8 ounce ऑफ लो फैट मिल्क, 8 ounce of low fat milk, 6 salt line crackers and 3 ग्राहम क्रैकर्स। ये एग्जाम्पल्स है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसको केयरफुली पढ़ो एंड देखो कि कौन सा जो खाना है उसमें से इजीली फास्ट शुगर पेशेंट को मिल सकता है और कौन सा कॉम्प्लेक्स वाला है कि जिसको ब्रेक डाउन होने में देर लगेगी। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उसको देने की पहली प्रायोरिटी रखो। अगर ऑप्शंस दिए हैं एंड पेशेंट आपको बोला है कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज है 60, तो आपके पास इतने फूड आइटम्स है, पेशेंट को क्या दोगे? तो वो देखो कि कौन सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है जिसमें से इनिशियली फटाफट पेशेंट का ग्लूकोज बढ़ सके, तो वो आपको देना होगा। जरूरी नहीं कि सेम यही ऑप्शंस होंगे एग्जाम में। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो आपके पास कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फिर कोई भी कुछ भी पेशेंट खा सकता है, जो भी इमरजेंसी फूड मिले वो उसको खा लेना है। बट इतना ध्यान रखना है कि वो हाई फैट वाला फूड ना हो, बिकॉज हाई फैट की वजह से, फैटी फूड की वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एंड एक बार पेशेंट ठीक हो जाए, उसका हाइपोग्लाइसेमिया ठीक हो जाए, फिर पेशेंट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है और जो भी है वो ले सकता है। फिर ऐसे पेशेंट जिसको बार बार फ्रीक्वेंटली हाइपोग्लाइसेमिया के एपिसोड्स आ रहे हैं, ओल्डर क्लाइंट है या क्लाइंट बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, तो उसको वार्निंग साइंस नहीं पता चलेगी, उसके अंदर वार्निंग साइंस, हाइपोग्लाइसेमिया की वार्निंग साइंस नहीं आएगी एंड हाइपोग्लाइसेमिया बहुत सीवियर हो जाएगा। तो ये फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? जो भी पेशेंट वार्निंग साइंस एक्सपीरियंस नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? ये जो कंडीशन है, hypoglycemia वाला means यस, हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस, जिसमें पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे उसको। ओके, फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे हाइपोग्लाइसेमिया के।
हाइपोग्लाइसेमिया 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में 70 से कम होगा, मॉडरेट में 40 से भी कम होगा, सीवियर में 20 से भी कम होगा। तो जैसे जैसे हाइपोग्लाइसेमिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉन्शियसनेस कम होती जाएगी एंड लास्ट स्टेज में तो सीवियर होता जाएगा। माइल्ड में पेशेंट फुल्ली अवेक होता है, सिर्फ थोड़े एड्रीनर्जिक सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब सब कुछ हाई हो गया होगा। मॉडरेट में क्या होता है, अब धीरे धीरे पेशेंट ड्राउजी होना स्टार्ट कर देगा एंड सीवियर में तो सीवियर न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स दिखेंगे, अब ब्रेन प्रॉपरली अफेक्ट हो गया होगा। सो क्विकली लिस्ट आउट द सिम्टम्स। माइल्ड में कैसे कैसे सिम्टम्स पेशेंट एक्सपीरियंस करता है? hunger, चलो nervousness, हम्म, हंगर, palpitation, sweating, tachycardia, and tremor. ओके। मॉडरेट, Moderate more confusion, double vision, drowsiness, emotional changes, headache, impaired coordination, like I say, inability to concentrate, irrational or combative behavior, lightheadedness, numbness of lips and tongues, and slurred speech, like I say. एंड सीवियर में Severe man, difficulty arousing, disoriented behavior થઈ જશે patient નો, loss of consciousness અને seizures feel થશે અને કોમા પણ થઈ શકે, કોમામાં yes, પણ જઈ શકે. yes, so these are the symptoms of mild, moderate and severe. Okay, then हम इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं? चलो 15/15 रूल इंटरवेंशंस हमें करनी है, तो चलो वो मुझे एक्सप्लेन करो। आपके पास एक पेशेंट है, साइन एंड सिम्टम्स आपने देखे पेशेंट को, आपको पता चल गया कि पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोग्लाइसेमिया। व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? सीधा 15 ग्राम्स ग्लूकोज दे दोगे? चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल। पहले चेक करो कितना है, तो ऑलवेज असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। फिर क्या करोगे? आपको पता चल गया कि ब्लड ग्लूकोज 70 से भी कम है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक है, तो क्या करोगे आप? 15 ग्राम 15 ग्राम ग्लूकोज देंगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा? आफ्टर 15 मिनट्स पर इसे चेक करवाना। ओके, 15 मिनट्स के बाद हम फिर से चेक करेंगे, अभी भी 70 ही है, 70 से कम ही है, तो थर्ड स्टेप क्या करोगे? अगेन 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फिर फोर्थ स्टेप अगेन 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। नाउ व्हाट इफ पेशेंट का ग्लूकोज नॉर्मल है, तो आपने 2 बार दिया, पेशेंट का ग्लूकोज नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल आया, 70 से ज्यादा आया, मतलब अब क्या करोगे? कोई नहीं करवा। यस, डॉक्यूमेंटेशन। तो इंटरवेंशन सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट कर दो कि ऐसा हुआ था, इतनी बार दिया है, दैट्स इट, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट के बाद अगेन अभी भी 70 से कम है, तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा आपका? अगेन 15 ग्राम ऑफ फन। ओके, अगेन 15 ग्राम देंगे, तो फिर सिक्स स्टेप क्या होगा? आफ्टर 15 मिनट अगेन चेक लाइक दिस। ओके, 15 मिनट के बाद फिर से हम चेक करेंगे, अगेन 70 से कम है, तो सेवन स्टेप क्या होगा? गिव डेक्स्ट्रोज। 50% डेक्सट्रोज देंगे या तो, और एल्स ये नहीं है तो क्या दे सकते हैं? ग्लूकागॉन इंजेक्शन। ये, हाँ, ग्लूकागॉन इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट अब तो फॉर श्योर रिकवर करेगा एंड यू कैन आल्सो चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हो, और ये तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। एक बार पेशेंट फिर से वापस से रिकवर हो जाए, फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी नाश्ता भी करवा सकते हैं, पर एक बार पेशेंट रिकवर हो जाए तब। ओके, लास्ट में ये सब कुछ डॉक्यूमेंट कर देंगे। व्हाट इफ आपने जब पेशेंट के रूम में गए तब आपका पेशेंट उठ नहीं रहा था, देयर वाज सेमी कॉन्शियस पेशेंट, आपको हिलाना पड़ रहा था, ऐसा था, तो आपको साइन से पता चल गया कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया है। फर्स्ट स्टेप आपने लिया टू चेक द ब्लड ग्लूकोज, एग्जैक्टली है कितना, बट ब्लड ग्लूकोज था 30, सो एट ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट यू विल डू?
What do give you will do? 50% dextrose. सीधा 50% डेक्सट्रोज या ग्लूकागॉन दे देंगे. वी कैन नॉट गिव ओरल फूड एंड लिक्विड, कुछ भी नहीं दे सकते बिकॉज पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. तो वो सारी ओरल ट्रीटमेंट बाईपास कर देनी है, सीधा 50% डेक्सट्रोज या ग्लूकागॉन दे देना है एंड देन मॉनिटर करना है. ओके, व्हाट इज दिस रेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट? If client What is this? semi-conscious હશે ને જો hypoglycemic હશે તો orally એને administer નહીં કરવાનું, directly IV administration કરવાનું to prevent the aspiration. यस, सो हम सीधा डेक्सट्रोज इंजेक्शन या ग्लूकागॉन दे सकते हैं. ओके, सो हमें एस्पिरेशन की रिस्क की वजह से हम ओरल या आईवी ओरल या फ्लूइड्स नहीं दे सकते, ओरल फ्लूइड्स, फूड एंड फ्लूइड. ओके, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की हमने देखी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. मतलब होता क्या है इसमें? ये कौन से टाइप की कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की? One टाइप 2. five टाइप 1 की. ओके, क्या होता है इसमें? severe insulin deficiency. ओके, सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी. तो होगा क्या फिर? एक्सप्लेन मी द पैथोफिजियोलॉजी. डीके में क्या होता है एग्जैक्टली? तो पेशेंट को एसिडोसिस हो जाता है, कैसे? इन्फेक्शन या स्ट्रेस की वजह से ग्लूकोज बढ़ेगा और फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, उसमें से कीटोन्स प्रोड्यूस क्यों होंगे. फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है? एक मिनट, फैट का ब्रेकडाउन क्यों स्टार्ट हो गया डायरेक्टली? ड्यू टू इन्फेक्शन, स्ट्रेस, ग्लूकोज बढ़ा, आई एक्सेप्ट इट. बट फिर सीधा फैट का ब्रेकडाउन क्यों स्टार्ट हो गया? वो ग्लूकोज है तो वो ही तो यूज करना चाहिए ना, सीधा फैट का क्यों स्टार्ट हो गया? यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? क्वेश्चन पता चला मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? इन्फेक्शन हुआ, स्ट्रेस हुआ, हाँ, तो पेशेंट का ग्लूकोज बढ़ा. दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी की ग्लूकोज बढ़ता है. तो फिर सेल्स वो ही ग्लूकोज यूज करते हैं ना, तो फिर फैट का ब्रेकडाउन क्यों जरूरत पड़ी बॉडी में? बोलो, चलो, अनदर स्टूडेंट, किसी के पास आंसर है? एक्सप्लेन मी द पैथोफिजियोलॉजी. डीके क्यों होता है, कैसे होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से ग्लूकोज और बढ़ेगा. ओके, हाँ, बढ़ गया तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो गया. ओके, फिर हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से कीटोएसिडोसिस कैसे हुआ? नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं. बोलो दूसरे स्टूडेंट्स, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. उसने ट्राई तो किया. नो आंसर. ओके, बोलो यस. योर वॉइस इज नॉट क्लियर. सॉरी खरीना, आपका आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो मैम. हाँ, अब आई, बोलो. મેમ ઇન્સ્યુલિન સિવિયર એટલે ડેફિશિયન્સી છે અને ગ્લુકોઝ છે પણ એને વાપરવા માટે ઇન્સ્યુલિન જોઈએ. એના માટે એટલે બીજા બધા સોર્સ છે ને એનો યુઝ કરે અને એના લીધે
કીટોન્સ વધી જશે, એના લીધે એસિડોસિસ થશે અને એના લીધે डायबिटिक कीटोएसिडोसिस થશે। यस। तो जो पहले आंसर दे रहा था, कौन दे रहा था मुझे पता नहीं है, प्लीज नाउ एक्सप्लेन मी क्या होगा, क्यों होता है, चलो बोलो। इन्फेक्शन और स्ट्रेस की वजह से ग्लूकोज बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नहीं होगा तो उसकी वजह से फैट ब्रेकडाउन होगा। नो, नॉट कंट्रोलिंग, नॉट फॉर कंट्रोलिंग। ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ग्लूकोज का रोल क्या है हमारी बॉडी में? एनर्जी मुझे के तो लिए। हाँ, एनर्जी के लिए। सो बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। स्ट्रेस में, इन्फेक्शन में ग्लूकोज बढ़ रहा है बट वो यूज ही नहीं हो पा रहा है सेल से। नो डाउट देयर इज सो मच ऑफ ग्लूकोज, बट वो सेल्स यूज ही ना कर पाए ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, बिकॉज टाइप 1 में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है एंड टाइप 2 में रेजिस्टेंस हो जाता है। सो इंसुलिन है ही नहीं तो कितना भी ग्लूकोज बन जाए किसी काम का नहीं है। बट बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा कि फैट में से एनर्जी निकालेगा। तो फैट का जब ब्रेकडाउन होता है, लिपोलाइसिस होता है, तो उसमें से उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है कीटोन्स। अभी कीटोन से सेल्स एनर्जी ले सकते हैं, बट उसके लिए भी अगेन इंसुलिन तो लगेगा ही, बट इंसुलिन ही नहीं है। विदाउट इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन वो कीटोन्स भी यूज नहीं हो पाएंगे। सो वो कीटोन्स ब्लड में अक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज कीटोएसिडोसिस। एंड ड्यू टू दैट एसिडोसिस डिहाइड्रेशन होगा, ड्यू टू दैट एक्सेस कीटोन फॉर्मेशन पेशेंट को वॉमिटिंग भी होगा। एंड ये तो एक रीजन है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कुछ स्ट्रेस, इलनेस, इन्फेक्शन कुछ नहीं है, बट पेशेंट ने उसका डोज मिस कर दिया या तो इनएडिक्वेट डोज ले रहा है। सो ड्यू टू दैट इंसुलिन डेफिशिएंसी अगेन बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो वो फैट ब्रेक डाउन करके वो सारे सिम्टम्स स्टार्ट कर रहा है। एंड यूरिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है जब हाइपरग्लाइसेमिया होता है ना। सो बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया है, ग्लूकोज यूज नहीं हो पा रहा है, वो वेस्ट ही है बॉडी के लिए, तो फिर वो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा के यूरिन में से ग्लूकोज भी निकालने का ट्राई करेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ डीके? क्लासिकल साइंस क्या है डीके की? कीटोसिस, एसिडोसिस, हाइपरग्लाइसेमिया, एंड फोर, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। सो कीटोएसिडोसिस, डिहाइड्रेशन एंड हाइपरग्लाइसेमिया, ये उसकी क्लासिकल साइन है। साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, चलो। डीके सडनली हो जाता है। क्यों होता है? रिस्क फैक्टर, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, इलनेस, या तो इनएडिक्वेट इंसुलिन डोज या तो मिस्ड इंसुलिन डोज, किसी की भी वजह से भी होगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? एसिडोसिस, कीटोसिस, कीटोएसिडोसिस की वजह से एसिडिक कंडीशन है, सो देयर विल बी कॉस्मोस रेस्पिरेशन, मींस रैपिड एंड रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग। फिर कीटोन्स की वजह से फ्रूटी ब्रीथ, पेशेंट की जो ब्रीथ है वो एकदम फ्रूटी स्मेल वाली होगी। नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, सो उसके भी साइंस होंगे। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया की वजह से लाइक डिहाइड्रेशन हो रहा है, यूरिन एक्सेस निकल रहा है टू टू क्लियर द ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी, सो पोलीयूरिया हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो डिहाइड्रेशन के भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे, वेट लॉस, ड्राई स्किन, sunken eyes, सॉफ्ट आई बॉल्स, लेथार्जी, कोमा, ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स है। सो आप ये भी साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हो। अब जब ब्लड टेस्ट करोगे पेशेंट का, तो ब्लड ग्लूकोज कितना बढ़ गया होगा? 300 से भी ज्यादा होगा। ऑस्मोलारिटी, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? वेरिएबल, चेंज होता रहेगा। ब्लड के अंदर सीरम्स होंगे, सॉरी, ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर कीटोन्स होंगे, यस और नो? There will be presence of ketones in the serum or blood or not? Obviously they will be present. So positive serum ketone test होगा, 1:2 के फॉर्म में कीटोन्स प्रेजेंट होंगे ब्लड के अंदर। देन पीएच कैसी होगी ब्लड की? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगी। नॉर्मल पीएच क्या है? 7.35 टू 7.45। बाइकार्ब कैसे होंगे?
Decrease. नॉर्मल बाइकार्ब वैल्यू क्या है? 22 to 22 20. to 28. यस, सोडियम कैसा होगा? लो हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, हाई भी हो सकता है। सेम विद द पोटेशियम, नॉर्मल होता है, फिर एसिडोसिस होगा तो एलिवेट होगा, हम हाइड्रेशन करेंगे तो डिक्रीज होगा, सो वो भी फ्लक्चुएटिंग है। BUN, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, BUN क्रिएटिनिन कैसे होंगे? इंक्रीज हो जाएगा। एंड यूरिन के अंदर कीटोन्स होंगे, Yes. यस देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स इन यूरिन आल्सो। फिर हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? चलो डीके की ट्रीटमेंट मुझे समझाओ, क्या ट्रीटमेंट दी जाती है डीके में? इसमें से नहीं, मुझे आप अपने आप से बोलो, डीके में ट्रीटमेंट क्या दी जाती है, क्या ट्रीटमेंट है, प्लान क्या है डीके के ट्रीटमेंट का? बोलो चलो पेश। Hyperglycemia रेगुलर है तो इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इंसुलिन एक है उसकी ट्रीटमेंट। देन हाइड्रेशन ने करेक्ट करवाना बाय आईवी. ओके, आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स पहला कौन सा देंगे हम? आइसोटोन. आइसोटोनिक 0.9% NS, दैट इज आइसोटोनिक। देन एक बार पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए फिर हम कौन सा फ्लूइड दे सकते हैं? Hypotonic 0.45. यस, हाइपोटोनिक दे सकते हैं, बट वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं। सिर्फ आइसोटोनिक से भी काम बन जाएगा, जरूरी नहीं है कि देने की जरूरत पड़े, बट दे सकते हैं। देन और क्या चीज दे सकते हैं डीके में? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करे. इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन के लिए क्या देंगे? कौन से इलेक्ट्रोलाइट की करेक्शन इंपॉर्टेंट है? पोटेशियम. Potassium. तो क्या देंगे? Potassium supplements और KCl. यस, सप्लीमेंट्स या KCl दे सकते हैं। एंड और क्या चीज दे सकते हो? KCl क्यों जरूरत पड़ी देने के लिए? KCl क्यों दिया आपने? यू हैव गिवन KCl, ऑलरेडी एसिडोसिस है, पीएच कम है, तो पोटेशियम एलिवेट होगा, एंड यू आर गिविंग KCl, तो हाइपरकैलेमिया से पेशेंट मर नहीं जाएगा? But IV fluid. हाँ बोलो। डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट लॉस થશે તો પછી પોટેશિયમ બી લોસ થવાનું. ओके, तो पेशेंट को जब हम आईवी फ्लूइड देते हैं तो पोटेशियम जो एलिवेटेड था वो कम होगा, एंड ड्यू टू इंसुलिन, इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को बाइंड करके अंदर नहीं भेजता है, पोटेशियम को भी बाइंड करके सेल्स के अंदर वापस भेज देगा। तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि पेशेंट को हाइपर में से नॉर्मल एंड नॉर्मल में से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। सो टू प्रिवेंट द हाइपोकैलेमिया वी हैव टू गिव KCl अगर पोटेशियम कम है तो, राइट? ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट मेन रह गई इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशन की। हाँ, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज भी देना पड़ता है। व्हाई वी हैव टू गिव डेक्सट्रोज? डेक्सट्रोज क्यों दे रहे हो? ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिया है, यू आर गिविंग डेक्सट्रोज, तो फिर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। हम्म, डीके में हाइपरग्लाइसेमिया होता है एंड आल्सो यू आर गिविंग डेक्सट्रोज, तो फिर पेशेंट को तो फिर ठीक करने की बजाय आप ऊपर से और ग्लूकोज बढ़ा रहे हो, राइट? यू हैव टू गिव डेक्सट्रोज, चलो बोलो। यस, क्रीजी यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। Guys, what is the trade important point?
in decay, what you have to carefully monitor. To prevent that, we have to give dextrose. What was that? Sorry, someone is trying to speak, but please, आवाज नहीं आ रही है आपकी. To prevent cerebral Yes, तो cerebral edema क्यों होता था? सडन पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज हम अचानक से कम कर देंगे तो ब्रेन बैलेंस नहीं कर पाएगा. तो इंसुलिन दे रहे तो ऑब्वियसली इंसुलिन आईवी फ्लूइड्स दोनों दे रहे हैं तो ग्लूकोज डाइल्यूट भी होगा, इंसुलिन की वजह से सेल्स में भी चला जाएगा. तो सोचो पेशेंट को सडनली हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, मतलब कम हो सकता है. तो ये सेरेब्रल एडिमा प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन के साथ साथ डेक्सट्रोज भी देंगे. डेक्सट्रोज कब स्टार्ट करना है? हमें पता है डीके में ब्लड ग्लूकोज 300 से भी ज्यादा हो जाता है. बट जब ब्लड ग्लूकोज 300 से कम है, 250 टू 300 के बीच में है, तब एक बार डेक्सट्रोज भी साथ में स्टार्ट कर दो. सो धीरे 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 ग्रेजुअली डेक्सट्रोज का फ्लो रेट हम कम रखेंगे, बट सडनली हाइपोग्लाइसेमिया ना हो, सडनली कम ना हो जाए. तो डेक्सट्रोज भी चालू रहेगा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्रेन को भी टाइम मिलेगा बैलेंस करने में, इक्विलिब्रियम करने में, धीरे धीरे कम होगा. अंडरस्टूड? यस और नो? सारी ट्रीटमेंट के रैशनल पता होने चाहिए. व्हाई वी आर गिविंग आईवी फ्लूइड्स, व्हाई वी आर गिविंग इंसुलिन, व्हाई वी आर गिविंग डेक्सट्रोज, व्हाई वी आर गिविंग केसीएल, व्हाई वी आर गिविंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. व्हाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्यों दे रहे हैं हम? अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, चलो देना है आफ्टर एनएस, तो क्यों दे रहे हैं हम? हाइपोटोनिक देने से क्या होगा? यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. आप प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो घर पे, इसका मतलब तो यही हुआ. डिहाइड्रेशन हाँ, डिहाइड्रेशन की वजह से. तो हाइपोटोनिक क्या हेल्प करेगा? आइसोटोनिक भी तो डिहाइड्रेशन ठीक कर सकता है. तो व्हाई सम डॉक्टर्स टेल यू टू गिव हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? फाइंड दिस आंसर. आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ. मैं नहीं बताने वाली हूँ, ब्रेक में फाइंड आउट करना कि क्यों आइसोटोनिक देना होता है. दिस इज सो बेसिक. न्यू स्टूडेंट हैज आल्सो स्टडीड दिस इन रिकॉर्डेड सेशंस. ओके, तो ये चीज हमारी मेन ट्रीटमेंट है. फिर हमें जो भी मॉनिटरिंग करना है, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज, पोटेशियम मॉनिटर करेंगे, कार्डियक मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस पर रखेंगे. सो ये सारी चीजें हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा. तो ये पेशेंट को ऑलवेज आईसीयू में रखना पड़ता है. फिर हमने देखा कि इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है. तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला ही हमें इंसुलिन इसमें देना होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला नहीं दे सकते. ऐसा देना है कि जिसकी असर जल्दी खत्म हो जाए. सो इंसुलिन ऑलवेज इन्फ्यूजन पंप से हम देंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द इन्फ्यूजन पंप, एक बार रेगुलर इंसुलिन का बोलस डोज लाइक 5 to 10 यूनिट्स आईवी बोलस, आईवी पुश हम दे देंगे. फिर उसको पंप में रख के स्टार्ट करेंगे. उसको डाइल्यूट करने के लिए जो भी डॉक्टर ने फ्लूइड बोला है, 0.9 0.45 जो भी है, उसमें हम मिक्स करके डाइल्यूट करके पेशेंट का इंफ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं. साथ में हम पेशेंट को इंसुलिन तब तक देंगे जब तक हम सबक्यू वाला एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं कर देते. बिकॉज चांसेस है एक बार पेशेंट का नॉर्मल हो गया, फिर आपने पंप बंद कर दिया, तो चांसेस है कि अगेन फिर से हाइपरग्लाइसेमिया, रीबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है. यूरिन आउटपुट चेक करेंगे. यस, हमने देखा कि पेशेंट को पोटेशियम के सप्लीमेंट्स या पोटेशियम देना होता है. पोटेशियम देने से पहले क्या चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा? renal renal function test. तो कैसे पता चलेगा किडनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं? How you will find that kidney is working properly? BU and creatine level check करें. ओके, BUN क्रिएटिनिन नॉर्मल लेवल है. फिर यूरिन आउटपुट से पता चलता है. Yes. कैसे कैसे पता चलेगा किडनी खराब हो गई है? ऐसा Greater than 30 ml per hour होए, that's mean के renal perfusion. हाँ, अच्छे से काम कर रही है. बट 30 से भी कम है, 29 भी है, उसका मतलब किडनीज आर नॉट वर्किंग वेल. सो वी कैन नॉट गिव द पोटेशियम सप्लीमेंट और पोटेशियम इंजेक्शन. तो ये चीज खास ध्यान रखनी होगी. ओके, क्लाइंट जब बीमार है तब आप उसको क्या सिखाओगे?
what education you will give to the client when the client is ill? રેગ્યુલર આરબીએસ અને યુરિન ketones ચેક કરવાના ડ્યુરિંગ ઇલનેસ. Yes. ઇફ persistent blood glucose level 250 કરતા greater than હોય તો PHCP ઇન્ફોર્મ કરવાનું. ओके, और कब कब इन्फॉर्म करना होता है? एक तो ये हुआ, दूसरा कब इन्फॉर्म करेगा पेशेंट? યુરિનમાં ketones પ્રેઝન્ટ है. ओके, फॉर मोर देन 24 आवर्स पेशेंट ने एक दिन पूरा चेक किया, पूरे दिन में बार बार चेक करने पर भी यूरिन कीटोन्स प्रेजेंट ही थे, तो भी उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. और persistent illness હશે. ओके, परसिस्टेंट इलनेस है, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर परसिस्टेंट है, फिर भी पेशेंट को पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. देन If patient feel dehydrated, lack of fluid intake. हाँ, बीमारी की वजह से पेशेंट ने 4 घंटे से ना पानी पिया है ना खाना खाया है, मतलब वो खा ही नहीं पा रहा है, तो भी ये अच्छी बात नहीं है, पेशेंट को बोलना होगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा. एंड लास्ट इज, जब 2 दिन से ज्यादा बीमार रहता है पेशेंट, फिर भी उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा. पेशेंट को बीमारी में वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर हो रहा है, तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि हर आधे से 1 घंटे में पानी पीता रहे एटलीस्ट, तो डिहाइड्रेटेड ना हो जाए. एंड पेशेंट को जो भी लाइक खाना है, वो पॉसिबिलिटीज है, बीमारी में खाना खाना नहीं अच्छा लगता है, बट फिर भी उसको बोलना है कि आप यूजुअल मील प्लान नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बट कुछ भी सॉफ्ट डाइट दिन में 6 से 8 बार खाते रहो. सो ऐसा ना हो कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, डिहाइड्रेशन की वजह से, लाइक कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं, इलनेस, बीमार होगा तो ग्लूकोज ऑलरेडी ऑटोमेटिक बॉडी में बढ़ेगा, इंसुलिन नहीं होगा तो फिर ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है. सो पेशेंट को ड्यूरिंग इलनेस बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. तो ये सारी पेशेंट को बोलना है कि इंसुलिन आपका जो भी ले रहे हो, आप ओएचए जो भी ले रहे हो, नॉर्मली रेगुलरली लो, प्रॉपरली अच्छे से लो. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? What is this really important point? During decay treatment, we have to monitor increased ICP signs and symptoms. Why? If suddenly जो blood glucose level low થઈ જશે તો brain हाँ, cerebral edema થશે because of brain equilibrate નહીં કરી શકે suddenly, એટલે yes. fluid So shift out થશે, low concentration to high concentration. यस, एंड उसकी वजह से आईसीपी बढ़ सकता है. सो जो भी पेशेंट डीके की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके आईसीपी के लिए हमें खास मॉनिटर करना होगा, बिकॉज उसको आईसीपी का रिस्क है. क्यों? जब ब्लड ग्लूकोज सडनली डाउन हो जाता है या बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो ब्रेन इक्विलिब्रेट नहीं कर पाएगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, सीएसएफ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ग्लूकोज में ज्यादा है, ब्लड का हमने कम कर दिया है, तो जो फ्लूइड है, पानी है, वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा, एंड देयर विल बी सेरेब्रल एडिमा. ड्यू टू सेरेब्रल एडिमा आईसीपी इंक्रीज होगा, आईसीपी इंक्रीज होगा तो सीजर्स एंड वो सब आएंगे. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है. ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? No. ओके, सो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, सडनली डेवलप होती है, दैट इज एचएचएस. ये हम 10 मिनट्स ब्रेक लेके हम देखेंगे व्हाट इज एचएचएस. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम देखेंगे एचएचएस में क्या होता है.
Yes or no? Are you all back? Yes, ma'am. Yes. Okay. So let's start with the last third complication of diabetes, that is hyperosmolar hyperglycemic syndrome, HHS. ये टाइप 2 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है जिसमें नाम से ही पता चल रहा है हाइपर ऑस्मोलर। ऑस्मोलर का मतलब क्या होगा? ऑस्मोलारिटी, ऑस्मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एंड हाइपर मतलब हाइपर ऑस्मोलारिटी। तो हाइपर ऑस्मोलर मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है? सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज। ग्लूकोज का। यस, एंड ड्यू टू दैट वी कैन सी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें सिर्फ ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड ड्यू टू दैट पेशेंट को सिम्टम्स दिखेंगे। द मेन डिफरेंस इज इसमें कीटो एसिडोसिस नहीं होता है, सिर्फ हाइपरग्लाइसेमिया ही होगा, सीवियर वाला। सो लेट्स सी its description. There will be extreme hyperglycemia, but it occurs without ketosis और ketoacidosis जो भी है, but ketones या ketoacidosis नहीं होता है। तो ये ऐसी डिजीज कंडीशन है। This syndrome occur most often in individual with type 2 diabetes. टाइप 2 में क्या होता है? लाइक देर इज अ इंसुलिन, बट वो इंसुलिन रेजिस्ट हो गया है ग्लूकोज से, इसीलिए वो हाइपरग्लाइसेमिया होता है। बट टाइप 1 में इंसुलिन ही नहीं होता है, सो इसीलिए उसमें डीके हो जाता है, इसमें डीके नहीं होता है। लेट्स सी द मेजर डिफरेंस बिटवीन एचएचएस एंड डीके इज दैट कीटोएसिडोसिस डू नॉट अकर विथ एचएचएस। ये कंडीशन में सिर्फ कीटोएसिडोसिस नहीं होता है, दैट इज द मेन डिफरेंस। क्यों? because enough insulin is present with HHS to prevent the breakdown of fat for the energy, thus preventing ketosis. मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है, इंसुलिन रेजिस्ट हो गया है, थोड़ा ही है उतना यूज हो गया, बाकी का है वो यूज नहीं हो पा रहा है। सो सेल्स ने क्या किया? एनर्जी के लिए फैट ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दिया। फैट में से निकलेगा कीटोन्स, कीटोन्स को भी अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन लगेगा। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन है बट वो बाइंड नहीं हो रहा था ग्लूकोज से, बट इतना इंसुलिन है कि वो कीटोन्स को बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ले जाएगा। तो सेल्स को अपनी एनर्जी भी मिल जाएगी, कीटोन बिल्डअप भी नहीं होंगे, बट वो जो ग्लूकोज है वो बढ़ता रहेगा, ग्लूकोज कम नहीं होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। यस। सो दैट इज द डिफरेंस कि इसमें कीटोन फॉर्मेशन नहीं होता है। असेसमेंट फाइंडिंग्स उसके देख लेते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एचएचएस में। तो देर एचएचएस ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि पेशेंट ने फॉर डीके में क्या होता था, पेशेंट ने शायद चलो एक डोज मिस कर दिया तो डीके हो जाएगा, अचानक से हो सकता है, बीमार हो गया तो भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें धीरे 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 ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहेगा। सो ऑनसेट उसका ग्रेजुअल है। क्यों होता है? इन्फेक्शन में होता है, बिकॉज जब भी इन्फेक्शन में होगा ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सो हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। स्ट्रेस में है बॉडी, इलनेस में है, तो भी ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ेगा। या तो फ्लूइड इनटेक पुअर है, अच्छे से पानी नहीं पी रहा है पेशेंट, तो भी हो सकता है। या तो पेशेंट जो ओएचए मेडिकेशन है वो नहीं ले रहा है अच्छे से, तो ओएचए मेडिकेशन का काम क्या था? इंसुलिन को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवा के सेल्स के अंदर भेजना, पेशेंट नहीं ले रहा है तो सिर्फ ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। तो ये सारे उसके रीजंस है कि क्यों एचएचएस होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? इसमें एसिडोसिस के साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे। इसमें सिम्टम्स कैसे होंगे? ऑल्टर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज पेशेंट को इनिशियली हाइपरग्लाइसेमिया हुआ बट वो सेल्स यूज नहीं कर पा रहे हैं वो ग्लूकोज, सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन ऑल्टर हो सकता है। देन डिहाइड्रेशन इसमें होगा। क्यों डिहाइड्रेशन होता है? हाइपरग्लाइसेमिया में डिहाइड्रेशन क्यों होगा? हमें पता है एसिडोसिस में डिहाइड्रेशन हो सकता है, बट हाइपरग्लाइसेमिया में क्यों होता है डिहाइड्रेशन? डीके की पैथोफिजियोलॉजी की फिगर देखो, हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा था? चलो बोलो देखिए। ऑस्मोटिक डाययूरेसिस में भी तो है। हाँ यस, बॉडी क्या करेगी? शुगर बढ़ गया है तो बॉडी को उसको निकलना भी है। देयर इज नॉट, द इंसुलिन इज नॉट बाइंडिंग विद द ग्लूकोज एंड रिमूविंग द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, तो बॉडी यूरिन से निकालने का ट्राई करेगी, सो देयर विल बी पोलीयूरिया। पोलीयूरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है।
तो फिर डिहाइड्रेशन के सेम सिम्टम्स जो डीके में है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स सेम होंगे, जो डीके में भी हम देखते हैं वो भी इसमें सेम होंगे, बस इसमें सिर्फ एसिडोसिस के सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। तो जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो सीरम ग्लूकोज कितना होगा, 800 से भी ज्यादा होगा पेशेंट का, दैट इज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिया। तो बहुत ज्यादा ही ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। फिर हम कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे ब्लड का, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा कि लो, हाइपर ऑस्मोलर है तो ब्लड कैसा होगा, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, 350 मिली ऑस्मोल्स पर केजी, मतलब 350 से भी ज्यादा हो जाएगा। कीटोन्स प्रेजेंट होंगे ब्लड में, नो। नो, देयर विल बी नो कीटोन प्रेजेंटेशन। तो सीरम कीटोन्स नेगेटिव होगा, ब्लड की पीएच भी 7.4 से ज्यादा ही होगी, मतलब नॉर्मल होगी, बाइकर भी 20 से ज्यादा ही है, मतलब वो भी नॉर्मल होगा। सीरम सोडियम इनिशियली नॉर्मल होता है, फिर लो भी होता है, बिकॉज डिहाइड्रेशन की वजह से चांसेस है। सीरम पोटेशियम में भी सेम, पहले नॉर्मल था, डिहाइड्रेशन फ्लूइड लॉस की वजह से, पोलीयूरिया की वजह से शायद पॉसिबिलिटीज है कि वो भी निकल जाए, तो वो भी नॉर्मल या लो डिपेंड करता है कि वो होगा। BUN एंड क्रिएटिनिन एलिवेटेड होगा, क्यों एलिवेटेड होगा, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, यस। यूरिन में कीटोन्स प्रेजेंट होंगे, नो। नो, देयर विल बी नो कीटोन प्रेजेंटेशन इन द यूरिन। तो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। इंटरवेंशन सेम है, डीके में जैसे इंटरवेंशन करते हैं वैसी ही है, बस डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू दैट फॉर डीके, बिकॉज डीके में भी हाइपरग्लाइसेमिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, सो इसमें भी ग्लूकोज को कम करने के लिए हम इंसुलिन देंगे, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड देंगे। उसमें भी ध्यान रखना है कि सडनली ग्लूकोज इतना ज्यादा बढ़ा हुआ, सडनली आप कम कर दोगे, अगेन सेरेब्रल एडिमा, आईसीपी इंक्रीज होगा, तो इसमें भी डेक्सट्रोज हम दे सकते हैं, राइट। सो सारी चीज कर सकते हैं। अब आप पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हो बिकॉज वी वांट टू डिक्रीज द ग्लूकोज, राइट, बट ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम भी कम हो जाएगा, तो फिर हमें केसीएल भी देना पड़ेगा, राइट। तो ट्रीटमेंट तो सेम ही हुई, है ना। सो इसमें क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू डीकेए, एंड ट्रीटमेंट में क्या होगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट होगा, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसकी ट्रीटमेंट हुई। Fluid replacement in older client must be done very carefully because of potential for heart failure. Older people है, उनका एज की वजह से हार्ट फंक्शन इम्पैक्ट हुआ हो सकता है, तो जब भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर रहे हो केयरफुली करना है, ओवरलोड ना हो जाए वो ध्यान रखना है। Insulin plays a less critical role in treatment of HHS than it does in the treatment of DKA. DKA में इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डीके एक ऐसी कंडीशन है, टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन है, टाइप 1 में इंसुलिन है ही नहीं बॉडी में, राइट। सो डीके में इंसुलिन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, नॉट इन द एचएचएस। एचएचएस में इंसुलिन तो है, बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ ओएचए दोगी तो भी चलेगा, या तो अब आईवी फ्लूइड दोगे तो भी ग्लूकोज डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन कंपलसरी देना पड़ेगा, देना है तो दे सकते हो, अगर इंसुलिन नहीं देना है तो ओएचए दो, आईवी फ्लूइड्स दो तो भी चलेगा। सो इंसुलिन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एचएचएस में, दिस इज द डिफरेंस, जैसा कि डीकेए में है, बिकॉज कीटोसिस और एसिडोसिस डू नॉट अकर, रिहाइड्रेशन अलोन में डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, बिकॉज इसमें कुछ कीटोसिस एसिडोसिस कुछ नहीं होता है। सो अब सिर्फ आईवी फ्लूइड दोगे, ओएचए दोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ओके, सो दिस इज द एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस मतलब वो स्लोली स्लोली धीरे 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 करके पेशेंट में डैमेज क्रिएट कर रहा है। तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की क्या हो सकती है, इसमें भी 3 है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है, वो धीरे 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 करके ऑर्गन को डैमेज कर रही है। सो अचानक से नहीं होगा कि आज हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया हुआ तो कल डैमेज हो गया, ऐसा नहीं, उसको टाइम लगेगा। तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटिक, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब क्या होगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होगा, ये किसकी, हमने आगे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ये कैसी कॉम्प्लिकेशन है, माइक्रोवेस्क्युलर। हाँ। सो क्या होता था इसमें,
जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज जो हम बोले, जो आइस को सप्लाई कर रही है, राइट, वो डायबिटीज की वजह से डैमेज हो गई है। सो ये डैमेज हो जाएगी तो आइस के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाएगा? नो, देयर विल बी नो प्रॉपर और एडिक्वेट सर्कुलेशन। तो उसकी वजह से आइस डैमेज हो सकती है। ओके, लेट्स सी। डायबिटिक सब में, रेटिनो न्यूरो नेफ्रो में सब में होता सेम है। ड्यू टू डायबिटीज ये सारी जो आर्टरीज है, कैपिलरीज, वो इन्फ्लाम हो जाएगी। अभी इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, सो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा एंड उसकी वजह से जो भी ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। सो देयर इज अ क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे, ये क्रोनिक कंडीशन है। ये आप एक बार हो जाए तो उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते, उसको ठीक भी नहीं कर सकते एंड धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही होता जाएगा। So it is a chronic progressive impairment to the retinal circulation that eventually causes the hemorrhage. अभी hemorrhage क्यों? इसमें तो हमने देखा कि क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो हेमरेज कैसे होगा? दिस इज ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशनल। चलो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई। हमने देखा कि जब ये ऐसा चीज होता है, एंडोथेलियल लेयर डैमेज हो जाता है वेसल्स का, सो ड्यू टू इंफ्लेमेटरी रिएक्शन वहां पर प्लेटलेट एग्रीगेशन या प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, सो सर्कुलेशन इंपेयर हो जाएगा। बट हाउ इट लीड्स टू हेमरेज देयर, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो ये धीरे धीरे रेटिनल सर्कुलेशन इंपेयर हो जाएगा एंड इवेंचुअली लास्ट में हेमरेज भी हो सकता है पेशेंट को। परमानेंट विजन चेंजेस एंड ब्लाइंडनेस कैन अकर, पेशेंट का विजन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। द क्लाइंट हैज डिफिकल्टी विद कैरिंग आउट द डेली टास्क ऑफ ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग एंड इंसुलिन इंजेक्शन। अभी उसको दिखाई देना ही कम हो जाएगा, तो सोचो पेशेंट को उसके जो डेली टास्क है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करना, इंसुलिन लेना, इंजेक्शन लेना, वो भी वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी? तो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? अ चेंज इन अ विजन that is caused by rupture of small microaneurysm in the retinal blood vessels. The rationale is given here. Now पता चला क्यों हेमरेज होता है? चलो अब मुझे बोलो, it is already written here in the assessment. इसको, ये दोनों पॉइंट्स को रिलेट करो। साइन एंड सिम्टम्स कैसे रप्चर हो रहा है? ब्लड क्लॉट की वजह से। आर्टरी डायलेट था सर। ओके, क्यों? बिकॉज हमने देखा कि आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है। सो एन्यूरिज्म, माइक्रोवेसल्स ऐसे एन्यूरिज्म हो सकता है ड्यू टू दैट क्लॉट फॉर्मेशन, आगे रास्ता नहीं है, सो एन्यूरिज्म डायलेशन, वो वॉल वीक हो गई, खराब हो गई, सो वो डायलेट हो गई एंड वो कभी भी इवेंचुअली, कभी भी ये डायलेट हुई वाली है वो रप्चर हो सकती है। रप्चर होगी तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे ही ये रप्चर हो जाएगी, रेटिनल ब्लड वेसल्स रप्चर होके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो विजन उसका चेंज होने लगेगा, विजन चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लड विजन रिजल्ट फ्रॉम मैक्यूलर एडिमा। मैक्यूला कहां पर होता है? मैक्यूला को हम क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बिना? ये आई का स्ट्रक्चर है एंड यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स एंड वो जाता है। सो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, राइट, जहां पर इमेजेस ऐसे फॉर्म होते हैं। यस और नो? एनाटॉमी ऑफ आई, ओल्ड स्टूडेंट्स? हाँ, Yes, नहीं ma'am. पता है, सो यू कैन गूगल इट। सो ये मैक्यूला है, ये मैक्यूला ऐसे, मैक्यूला ये ऊपर का लेयर है, चलो ये मैक्यूला है। तो यहाँ पर बीच में एडिमा हो सकता है, ये ब्लड अक्यूमुलेशन भी हो सकता है और ड्यू टू दैट इंफ्लेमेटरी रिएक्शन फ्लूइड भी कलेक्शन होगा। सो सोचो रेटिना का लेयर बीच में ऐसे पानी से सेपरेट हो जाएगा, सो जो भी इमेज क्रिएट हो रहा है वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। हमारी जो आईज की जो नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स, वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा ड्यू टू दैट मैक्यूलर एडिमा। सो ब्लड विजन हो सकता है एंड सडन लॉस ऑफ विजन एज अ रिजल्ट फ्रॉम रेटिनल डिटैचमेंट। अभी हमने देखा कि फ्लूइड सिर्फ यहाँ पर अक्यूमुलेट हुआ था, धीरे 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 करके रेटिना डिटैच हो सकता है, मतलब पूरा सेपरेट भी हो जाएगा। अगर सेपरेट हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, तो फिर लॉस ऑफ विजन ही हो जाएगा। रेटिना एक ऐसी चीज है, रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना है तो हम देख सकते हैं, रेटिना ही डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट देख नहीं पाएगा। सो रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से सडनली उसका विजन भी चला जाएगा। कैटेरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम लेंस ओपेसिटी, डायबिटीज की वजह से कैटेरेक्ट भी होता है। क्यों? बिकॉज जो ग्लूकोज है ब्लड वेसल्स में, एक्सेस ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज है ना, जो लेंस है, फ्लूइड है, वहां पर भी वो मतलब स्वीट
फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा, वो फ्लूइड में भी ग्लूकोज आ जाएगा। हमारी जो आईज में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऐसा कुछ था, आई एग्जैक्टली आई कुड नॉट रिमेम्बर द वर्ड, बट वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो ग्लूकोज है वो किसी और कंपाउंड में बन जाता है, क्रिस्टल जैसे कंपाउंड बन जाते हैं उसके, एंड वो क्रिस्टल्स फिर वहां पर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड वो जो लेंस है हमारा ओपेक हो जाता है, मतलब आर पार दिख नहीं सकता। गॉट इट। मैं ये वर्ड नहीं मुझे याद है कि कौन सा ग्लूकोज में से कौन सा कंपाउंड बनता था ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शंस, वो वर्ड मुझे याद नहीं है, बट ये ऐसे ये सारे रीजन की वजह से डायबिटीज में कैटरेक्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है एंड वो लेंस ओपेक हो जाएगा। ओके, सो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। तो इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऑलरेडी लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया है तो हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट सेफ्टी मेंटेन करनी है एंड वो और ना बढ़े उसका ध्यान रखना है। सो वी हैव टू मेंटेन अ सेफ्टी। पेशेंट को दिखाई कम दे रहा है या तो कम्प्लीटली ब्लाइंड है तो गिरने के चांसेस की वजह से और प्रॉब्लम होता है, तो सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी। अर्ली प्रिवेंशन वाया कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। यस, हमें पता चला कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बार बार बढ़ रहा है, पेशेंट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि इसको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होगी। सो पहले से ही अर्ली प्रिवेंटेटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज को प्रॉपर कंट्रोल में मैनेज करके, हाइपरटेंशन को मैनेज करके हम पहले से ही ठीक कर सकते हैं। फोटो कोएगुलेशन मतलब लेजर थेरापी भी हम कर सकते हैं, मे बी डन टू रिमूव द हेमरेजिक टिश्यू टू डिक्रीज द स्कैरिंग एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज प्रोसेस। चलो एक बार वो रेटिना की जो कैपिलरीज थी वो डैमेज हो गई, एन्यूरिज्म रप्चर हो गया, ब्लीडिंग हो गया, तो वो वहां पर से जो ब्लीडिंग है, जो हेमरेजिक टिश्यूज है, उसको निकालना भी पड़ेगा, वरना वो वहां पर ही रहेंगे तो धीरे धीरे और प्रोग्रेस हो जाएगा डिजीज। तो हम लेजर थेरापी की मदद से वो टिश्यूज भी रिमूव कर सकते हैं। एंड vitrectomy may be done to remove the vitreous hemorrhage and thus decrease the tension on the retina, preventing the detachment। ये हमें पता है, ऐसे आईज है तो यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर, इसको विट्रस बॉडी भी बोलते हैं। सोचो कि अगर विट्रस हेमरेज है, ब्लड यहाँ पर है, तो यहाँ से भी हमें वो विट्रेक्टोमी करना होगा, विट्रस जो हेमरेज ब्लड है वो निकालना होगा। निकालने से क्या होगा, जो रेटिना है उसके ऊपर से प्रेशर भी कम हो जाएगा एंड जो डिटेचमेंट के चांसेस है वो भी एटलीस्ट कम हो जाएंगे। सो ये हम कर सकते हैं। एंड कैटरेक्ट हो गया है पेशेंट को डायबिटीज की वजह से, तो कैटरेक्ट को भी रिमूव करना होगा एंड लेंस इम्प्लांटेशन इम्प्रूव द विजन। नया लेंस, आर्टिफिशियल लेंस डॉक्टर यूज करते हैं टू इम्प्रूव द विजन। सो लेंस रिमूवल की, कैटरेक्ट की भी सर्जरी करवानी पड़ेगी। सो दिस इज द इंटरवेंशन फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेक्स्ट इंटरवेंशन, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होगा, कौन सी वेसल्स डैमेज होगी, किडनी की। अभी सोचो किडनी की वेसल्स डैमेज हो जाएगी तो किडनी को ब्लड सप्लाई मिलेगा अच्छे से, तो जैसे आंखें खराब हो जाती वैसे ही किडनी का फंक्शन खराब हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होगा क्या, प्रोग्रेसिवली धीरे 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 करके किडनी का फंक्शन खराब हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, किडनी डैमेज हो गई है तो ऑब्वियसली सारे उसके ही सिम्टम्स होंगे। देयर विल बी माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, मतलब यूरिन में अभी एल्ब्यूमिन होगा। आइडियली किडनी खराब हो जाती है तब प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है, सो एल्ब्यूमिन्यूरिया होगा। पेशेंट को एक्सेसिव थर्स्ट होगी, प्यास लगेगी, फटीग, अनेमिया, वेट लॉस। अनेमिया क्यों होता है, किडनी डैमेज हो जाती है तो एरिथ्रोपोएटिन જે કિડની હોય છે એ સપ્લાય નહીં કરે, સિક્રેટ નહીં કરે તો બોન મેરો આરબીસી પ્રોડક્શન नहीं કરે। यस, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का प्रोडक्शन का काम है किडनीज का। किडनीज ही खराब हो गई है तो इरिथ्रोपोइटिन भी नहीं होगा, आरबीसी बोन मैरो में मैच्योर ही नहीं होंगे, तो देयर विल बी अनीमिया। वेट लॉस हो सकता है बिकॉज जब किडनी डैमेज हो जाती है ना तो क्या होता है, इधर यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और एल्स यूरिन प्रोडक्शन, डाइल्यूट यूरिन निकलना स्टार्ट हो जाता है। किडनीज कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट और फिल्टर दैट यूरिन, जैसा ही ब्लड में से आएगा वैसा ही निकल जाएगा। सो सारे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखेंगे। जितना स्टेजेस बढ़ता जाएगा तो फिर किडनी यूरिन ही नहीं निकाल पाती है, सो देयर विल बी फ्लूइड ओवरलोड। सो ये दोनों सिम्टम्स पॉसिबल है। सो जरूरी नहीं है कि थर्स्ट एंड डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो, अगर वर्स्ट हो गया है तो फ्लूइड फिर रिटेन होगा तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स अलग होंगे। माल न्यूट्रिशन के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, फ्रीक्वेंट यूटीआई होते रहेंगे, साइंस ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर मतलब व्हाट इज न्यूरोजेनिक ब्लैडर, आगे भी आएगा।
न्यूरोजेनिक ब्लैडर मतलब ब्लैडर में सेंसेशन नहीं होंगे। हमारी बॉडी कैसे करती है कि ब्लैडर फुल होता है तो ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि ब्लैडर इज फुल, एंड ब्लैडर फिर रिलैक्स होके यूरेथ्रा स्पिंचर ओपन होके यूरिन निकल जाता है। सो ये नॉर्मल फंक्शन है, राइट। ये पेशेंट में न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, मतलब ब्रेन पर सिग्नल्स नहीं जाएंगे कि ब्लैडर फुल है। सो यूरिन रिटेंशन भी हो सकता है, और एल्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो यूरिन को होल्ड करके रखना चाहिए वो होल्ड करके नहीं रख पा रहा है, सो ड्रिबलिंग होगा, लीकेज होगा। सो कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्लैडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ब्लैडर की नर्व्स डैमेज हो गई है। गॉट इट? यस मैम। ओके, सो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया है, सो अर्ली प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। जितना हो सके उतना, डायबिटीज है तो पहले से ही पेशेंट को आपने देखा होगा, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, जो अच्छे से ब्लड ग्लूकोज नहीं मैनेज करते, तो डॉक्टर उनको वार्निंग देते हैं कि अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो किडनीज भी खराब हो सकती है, आपकी आंखें भी खराब हो सकती है, ऐसे सब वार्निंग्स देते हैं। सो एटलीस्ट अर्ली प्रिवेंशन हम ले सके, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, वाइटल साइंस पेशेंट के चेक करने हैं, इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, किडनी फंक्शन चेक करेंगे लाइक बीयूएन, क्रिएटिनिन एंड यूरिन एल्ब्यूमिन लेवल से हमें पता चलेगा। पेशेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे डायटरी प्रोटीन। कोई भी किडनी डिसऑर्डर हो, किडनी डैमेज हो, तो पेशेंट का प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब कुछ रेस्ट्रिक्ट करना होता है, बिकॉज किडनी इतना लोड झेल नहीं पाती है। देयर इज ओनली वन कंडीशन इन विच वी हैव टू गिव हाई प्रोटीन डाइट। उसके सिवाय कोई भी किडनी की बीमारी क्यों ना हो, हमें लो प्रोटीन डाइट ही देना होता है। विच कंडीशन इज दैट जिसमें हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं? न्यू स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? न्यू स्टूडेंट्स बोलेंगे। टेल मी, यू हैव एनी आइडिया? किडनी, कोई भी किडनी डिसऑर्डर क्यों ना हो, सारी किडनी डिसऑर्डर में हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन डिसऑर्डर। ओल्ड स्टूडेंट्स? Nephrotic syndrome. Yes, nephrotic syndrome. It is the only disorder in kidney और रीनल सिस्टम का एक ही इकलौता डिसऑर्डर है जिसमें हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। बाकी के सारे किडनी के डिसऑर्डर में हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे प्रोटीन, बिकॉज किडनीज कैन नॉट, लाइक जो प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल नहीं पाएगा और एक्सेस हो जाएगा, यूरिक एसिड अक्यूमुलेशन, ये बीयूएन और वो सब एक्सेस हो जाएगा, तो किडनी और डैमेज हो सकती है। तो ये चीज याद रखना। अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन, जो भी किडनी को डैमेज कर सकते हैं वैसी कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, ऑलरेडी किडनीज पर डैमेज हो गया है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर डायलिसिस प्रोसीजर इफ प्लान। यस, अब किडनी डैमेज हो गई है तो फिर पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़ेगा। लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकता है पेशेंट, एंड अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करे तो हम डायबिटीज के लिए पेनक्रियास्टिक ट्रांसप्लांटेशन भी तभी कर लेंगे, सो दोनों हो जाए एक ही बार में। तो ये सारी इसकी ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? न्यूरोपैथी, ब्रेन में ब्लड वेसल्स ना। हाँ, सो ब्रेन एंड ब्रेन की ब्लड वेसल्स, तो अल्टीमेटली नर्व्स जो है, नर्व्स में भी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाएगा। नर्व्स ही डैमेज हो जाएगी तो फिर पेशेंट का, नर्व्स का काम क्या है? सेंसरी एंड मोटर फंक्शन का काम है, तो वो दोनों फंक्शन खराब हो जाएंगे। जो भी, अगर मोटर नर्व डैमेज हुई तो मोटर फंक्शन, सेंसरी नर्व डैमेज हुए तो सेंसरी फंक्शन उसका चला जाएगा। तो ये उसकी को प्रॉब्लम है। देर इज अ जनरल डिटेरियोरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी की पूरी नर्वस सिस्टम ही डिटेरियोरेट हो रहा है, बिकॉज जो माइक्रो वेसल्स है वो डैमेज हो गई है। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड, अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? नॉन हीलिंग अल्सर्स ऑफ द फीट। क्यों फीट अल्सर्स क्यों हो सकते हैं? डायबिटिक न्यूरोपैथी में डायबिटिक फूट, बहुत ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट को। डायबिटिक फूड क्या है? बोलो, व्हाट इज डायबिटिक फूड? डायबिटिक फूट अल्सर, डायबिटिक फूड क्या है?
कॉमन है सारे डायबिटीज पेशेंट में, उनको फुट में इंजरी हो सकती है, हमें भी होती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायबिटिक पर्सन को होगी, बट डायबिटिक पर्सन में क्या होगा इंजरी के बाद? वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग डिक्रीज करते हैं, हाँ, एंड इन्फेक्शन ऑलरेडी थमने पेशेंट से, को न्यूरोपैथी है तो नर्व सप्लाई, प्रॉपर ब्लड सप्लाई बनेगा। हाँ, मतलब ब्लड सप्लाई भी अच्छे से नहीं होगा एंड सेंसेशंस भी नहीं आएंगे पेशेंट को, राइट, कि उसको इतना लगा है, पेन हो रहा है, हमें तो चलो कुछ लगता है, पैर में कुछ भी लगता है, ऊपर से नहीं दिख रहा है कि हमें कुछ लग रहा है, बट कुछ इंजरी होती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ अनयूजुअल हो रहा है, वो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा, एंड धीरे 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 वो अल्सर बड़ी होती जाएगी, नॉन हीलिंग होती जाएगी। सो ये सबसे कॉमन है। गैस्ट्रिक पैरेसिस, गैस्ट्रिक पैरेसिस मतलब पैरालिसिस ऑफ, डिसीज ऑफ पैरालिसिस ऑफ स्टमक। स्टमक। तो स्टमक में पैरालिसिस हो जाएगा। स्टमक का काम क्या है? फूड जैसे ईसोफेगस में से स्टमक में आएगा, थोड़ी देर के लिए स्टमक में रहता है, HCl एंड जो भी स्टमक के जो एंजाइम्स है वो सब फूड को थोड़ा डाइजेस्ट करेंगे, फिर डिओडिनम में भेजेंगे। स्टमक पैरालाइज हो जाएगा तो फूड आगे नहीं जा पाएगा, डिलेड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा मेल्स में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी। नाउ डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो नर्व डैमेज होगी उसके रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स होंगे। सो लेट्स सी इट्स क्लासिफिकेशन। फोकल न्यूरोपैथी और मोनो न्यूरोपैथी, इसमें क्या होगा? फोकल मोनो न्यूरोपैथी मतलब एक सिंगल नर्व डैमेज होगी या तो फोकल, वहां पर जी ग्रुप ऑफ, फॉर एग्जांपल हम एक, मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि फेस की नर्व डैमेज हुई है, अगर मोनो न्यूरोपैथी हुआ है तो एक ही नर्व डैमेज होगी। फोकल न्यूरोपैथी हुआ है तो उतने एरिया की जितने भी नर्व्स है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट चिन की जितनी भी नर्व्स है, चीक और चिन की जितनी भी नर्व्स है, वो एरिया की सारी ग्रुप ऑफ नर्व्स डैमेज होगी, तो उसको हम फोकल न्यूरोपैथी बोलेंगे। अगर सिंगल डैमेज हो रही है तो मोनो न्यूरोपैथी। अंडरस्टूड द डिफरेंस? व्हाट इज फोकल एंड व्हाट इज मोनो? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ। सो सबसे कॉमन कौन सी नर्व डैमेज होती है, कौन सी सिंगल नर्व या ग्रुप ऑफ नर्व डैमेज होती है? तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली cranial nerve 3 that is oculomotor, cranial nerve 6 that is abducens, ये डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम होगा। एंड देयर विल बी डिप्लोपिया, पेशेंट को सब कुछ, डिप्लोपिया मींस न्यू स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोपिया? डबल डबल विजन होगा, यस, सब कुछ डबल डबल दिखेगा। ये इसकी बात हुई। अगर सेंसरी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुआ है, मतलब पेरिफेरी हाथ और पैर की सेंसरी नर्व्स डैमेज हुई है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स डैमेज हुई है, तो ये कौन सी ज्यादा अफेक्ट होती है? सो डिस्टल पोर्शन ऑफ द नर्व्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब हाथ से भी ज्यादा पैर की जो डिस्टल नर्व्स है वो सेंसरी नर्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, इसलिए डायबिटिक फूड सबसे कॉमन है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? व्हाट इज ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? गिव मी वन एग्जांपल which is controlled by our autonomic nervous system. I am moving this hand, मैं ये पेन पकड़ के हाथ मूव कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये सारा मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, राइट? यस और नो? हार्ट फंक्शन करे ऑटोनॉमिक છે જાતે यस, फंक्शन કરે। हाँ, heart muscles and glands. ऑटोनॉमिक मतलब हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बॉडी अपने आप से कर रही है। डायफ्राम की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो आप? नो। जीआई की मूवमेंट, इंटेस्टाइन की जो भी मूवमेंट्स हो रही है, स्टमक की जो मूवमेंट हो रही है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, हार्ट की जो मूवमेंट हो रही है, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल दिस मूवमेंट्स, सो दिस आर कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक फंक्शन। सो जो भी ऑर्गन्स की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज होगी, सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग होंगे, सिम्टम्स में वरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व। जो भी ऑटोनॉमिक सिस्टम में आते हैं, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। फिर कार्डियोवेस्क्यूलर, अगर कार्डियोवेस्क्यूलर अगर इन्वॉल्व हुआ है, उसमें नर्व्स डैमेज हुई है, so there will be cardiac denervation syndrome। कार्डियक में जो नर्व सप्लाई जो कार्डियक को कंट्रोल कर रही है उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, लाइक हार्ट रेट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द ऑक्सीजनेशन नीड। आप जब भाग के आते हो, चल के आते हो, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है। सो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हार्ट को ऑर्डर मिल रहा है टू वर्क मोर, बट हार्ट की नर्व ही डैमेज हो गई है, हार्ट को ऑर्डर ही नहीं मिल पाएगा, एंड हार्ट
जो हाई ऑक्सीजनेशन नीड हुई है उसके अकॉर्डिंग हार्ट रेट बढ़ेगी ही नहीं, देयर विल बी नो रिस्पॉन्स। सो ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एंड रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो देयर विल बी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अगर आईज की प्यूपिलरी नर्व डैमेज हो गई है, राइट, प्यूपिल्स की नर्व डैमेज हुई है तो क्या होगा, प्यूपिल डज नॉट डायलेट इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज लाइट। हमारी प्यूपिल ब्राइट लाइट में कंस्ट्रिक्ट होती है, डार्क लाइट में जहां पर अंधेरा हो या लाइट कम हो तो डायलेट होती है, तो ही हम देख पाएंगे। सो ये जो प्यूपिल है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती लाइट, जब ब्राइट लाइट हो तो कंस्ट्रिक्ट भी नहीं होती, डिक्रीज लाइट में डायलेट भी नहीं होती, मतलब उसका रिस्पॉन्स, उसका काम बंद हो जाएगा। मोटर, वो मोटर का काम है, मोटर नर्व्स का। जीआई की नर्व्स अगर डैमेज हो जाएगी तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम हो जाएगा, मतलब जो गैस्ट्रोपैरालिसिस, गैस्ट्रिक पैरालिसिस हो जाता है जिसकी वजह से स्टमक एम्प्टी नहीं हो पाएगा जल्दी, तो वो उसका साइन एंड सिम्टम है। सो इतना याद रखना है कि इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन एंड कौन सी नर्व डैमेज हुई है, वो नर्व का जो भी फंक्शन है वो फंक्शन कम हो जाएगा। अगर यूरिनरी की नर्व्स डैमेज हो गई है तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा, ब्लैडर कैन नॉट होल्ड और कैन नॉट एम्प्टी द यूरिन, सेंसेशंस नहीं होंगी। स्किन की नर्व्स डैमेज हो गई है तो स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगा, सेंसेशन है तो सेंसेशंस नहीं आएंगे, स्किन के ऊपर जो भी सेंसेशन है, टच, पिंचिंग, कोई भी सेंसेशन नहीं आएंगे। एड्रीनल ग्लैंड की नर्व्स अगर डैमेज हो गई है तो हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस होगा। क्यों? बिकॉज हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो एड्रीनल ग्लैंड को कमांड मिलता है टू सीक्रेट मोर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो जिसका काम है ग्लूकोज को इंक्रीज करना, राइट। बट इसकी नर्व्स ही डैमेज है, उसको कमांड ही नहीं मिलेंगे, और बॉडी में कोई कमांड ही नहीं मिल रहा, पेशेंट को पता ही नहीं चला, पेशेंट की बॉडी कंप्लीटली अनअवेयर है देयर इज अ हाइपोग्लाइसेमिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर इम्पेयर्ड हो गई, नर्व्स, उसकी नर्व्स में प्रॉब्लम हुआ तो इम्पोर्टेंस होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है पेशेंट्स में, एंड पेनफुल इंटरकोर्स होगा। सो ये सारी उसके सिम्टम्स है। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन एंड नर्व सिम्टम्स अलग अलग होंगे, ये उसका क्लासिफिकेशन है। कॉमन हम साइन एंड सिम्टम्स देख ले तो हमने देखा कि साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, डिपेंड ऑन द क्लासिफिकेशन, कौन सी नर्व डैमेज हो रही है, कौन सा न्यूरोपैथी हुआ है, यूरिनरी न्यूरोपैथी, रिप्रोडक्टिव न्यूरोपैथी, जो भी है उसके ऊपर से सिम्टम्स होंगे। सो कॉमन जनरल सबके मिला के देखे तो पैरेस्थेशिया होगा, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, डिक्रीज और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, डिक्रीज सेंसेशन टू वाइब्रेशन, लाइट टच, उसका भी सेंसेशन कम हो जाएगा, पेन, एकिंग एंड बर्निंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, नीचे एकदम पेशेंट को ऐसा लगेगा कि बर्न, जलन हो रही है, ऐसा कुछ लगेगा। पुअर पेरिफेरल पल्सेस, पेरिफेरी की पल्स भी पुअर होगी। स्किन ब्रेकडाउन एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन, स्किन भी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन के भी साइंस दिखेंगे, डायबिटिक फुट अल्सर, वीकनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन इन क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4, क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नर्व 6, ये सारी जो फंक्शंस का काम है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, डिजीनेस होगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, देखा जैसे ब्लैडर में होता है ना कि इधर देयर विल बी रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस होगा, मतलब होल्ड नहीं कर पाएगा, जीआई में भी ऐसा होगा, या तो स्टूल निकल नहीं पाएगा या तो फिर जो नॉर्मल उसका होल्ड होना चाहिए थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं होगा। सो देयर विल बी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस होगा, मतलब यूरिन होल्ड नहीं कर पाएगा ब्लैडर, डिस्पेरेन्यूरिया होगा। व्हाट इज डिस्पेरेन्यूरिया? ये रिप्रोडक्टिव में है। व्हाट इज डिस्पेरेन्यूरिया? हमने अभी देखा रिप्रोडक्टिव में दो वर्ड थे, एक इम्पोर्टेंस था एंड दूसरा क्या था, जो डिस्पेरेन्यूरिया बोलते हैं जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। पेनफुल इंटरकोर्स को हम डिस्पेरेन्यूरिया बोलते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन की वजह से उसमें होगा, इंपोर्टेंस होगा, हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस देखने को मिलेगी। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जितना हो सके उतना अर्ली प्रिवेंशन करना है, वी हैव टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करेंगे। केयरफुल फूड केयर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ट्रॉमा। अब उसको हो ही गया है डायबिटिक न्यूरोपैथी, सो जो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले क्लाइंट है ना उनको डायबिटिक फुट अल्सर सबसे कॉमन है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको पैर में लगा है। सो ये केयरफुल फूड केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पेशेंट को लगना नहीं चाहिए, अगर एक बार लग गया पेशेंट को तो फिर हीलिंग होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये हमें पेशेंट को सिखाना है कैसे केयर करनी है, एंड वी हैव टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस फॉर पेन एंड रिलीफ। पेन हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर उसके लिए हमें मेडिसिन देनी होगी। ओके, न्यूरोपैथिक पेन भी होता है,
जिसमें एक्सेस पेन होगा ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्व. सो लेट्स सी द बॉक्स 47.17 प्रिवेंटिव फूड केयर इंस्ट्रक्शन. कैसे फूड की केयर करनी है. तो प्रोवाइड मेटिक्यूलस स्किन केयर एंड प्रॉपर फूड केयर. पेशेंट को बोलना है या पेशेंट को प्रॉपर मेटिक्यूलस स्किन केयर देनी है, अच्छे से स्किन की केयर करनी है, फुट केयर भी करनी है पेशेंट की. इंस्पेक्ट फीट डेली एंड मॉनिटर फीट फॉर रेडनेस, स्वेलिंग और ब्रेक इन द स्किन इंटेग्रिटी. जो डायबिटीज वाले पेशेंट है, स्पेशली जिनको न्यूरोपैथी हुआ है, उनका डेली उनके पैर चेक करने हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, स्किन इंटीग्रिटी, कहीं से स्किन निकल गई है, कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं वो चेक करना है. नोटिफाई द पीएससीपी इफ रेडनेस और ब्रेक इन द स्किन अकर्स. अगर है कुछ भी तो हम इमीडिएटली पीएससीपी को नोटिफाई करेंगे. अवॉइड थर्मल इंजरीज फ्रॉम हॉट वाटर, हीटिंग पैड्स एंड बाथ. इसीलिए जो डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले पेशेंट होते हैं या ओल्डर पेशेंट होते हैं जिनका टेम्परेचर सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाता है, तो उनको ज्यादा गर्म पानी हम नहीं दे सकते. उनको पता ही नहीं चलेगा कि एक्सेसिव हॉट है, बट स्किन में तो बर्न्स होगा ना, उनको नहीं पता चल रहा है. तो थर्मल इंजरीज हॉट वाटर से, हीटिंग पैड्स, कुछ लगा है तो हॉट वाटर बैग यूज कर रहा है, हीटिंग पैड यूज कर रहा है, बाथ, हॉट वाटर बाथ ले रहा है, तो ये सब से इंजरी से हमें बचाना है, नहीं होना चाहिए. वॉश फीट विथ वार्म वाटर नॉट हॉट. पेशेंट को बोलना है कि डेली पैर धोने हैं वार्म वाटर से, गर्म नहीं, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर से धोने हैं. एंड ड्राई इट थॉरली, उसको प्रॉपर्ली ड्राई करना है. पेशेंट कैन नॉट सोक द फूड, फूड सोक अवॉइड करने हैं. क्यों? वाई द पेशेंट हैज टू अवॉइड द फूड सोक? सिर्फ धो के क्लीन करना है. जो पैर डुबो के हम बैठते हैं फॉर रिलैक्सेशन, पेशेंट कैन नॉट डू दिस थिंग. वाई? आपने एक्सपीरियंस किया है, पानी में थोड़ी देर के लिए पैर रख के रखते हो तो क्या होता है, स्किन कैसी हो जाती है. Tomorrow, give me this rationale. Avoid treating corns, blisters and ingrown toenails. Yes, आपने देखा होगा कि पैर में है ना थोड़ा स्किन एकदम हार्ड हो जाती है, तो कॉर्न्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो गए हैं या इनग्रोन टोनेल्स है. तो फिर उसको है ना, पेशेंट को बोलना नहीं है कि उसको कुछ मत करो, ब्लिस्टर्स है तो उसको फोड़ो मत, कॉर्न्स है तो उसको काटो मत, इनग्रोन टोनेल्स है तो भी उसको कुछ मत करो. लीव इट एज इट इज. सीधा हॉस्पिटल में आ सकता है पेशेंट को, नहीं वो ट्रीट करना है, वो जैसे है उसको होने देना है. Do not cross the leg and wear tight garments that may constrict the blood flow. Already due to PAD, peripheral artery disease, lower extremities में blood flow already कम जा रहा है, और पेशेंट ऊपर से क्रॉस लेग करके बैठेगा, टाइट गारमेंट पहनेगा तो और कंस्ट्रिक्ट हो सकता है. तो पेशेंट को बोलना है ये नहीं करना है. अप्लाई मॉइस्चराइजिंग लोशन टू द फीट बट नॉट बिटवीन द टोज. टोज के बीच में मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं अप्लाई करना है, फीट पर पूरा अप्लाई कर सकता है. वाई? Why patient cannot apply the moisturizer between the toes, fingers के बीच में नहीं अप्लाई कर सकता? Find out its rationale. Prevent moisture from accumulating between the toes. ये भी ध्यान रखना है. Patient cannot like allow the moisture to be trapped between the toes. ये जो toes है बीच में moisture भी trap नहीं होने दे सकता patient. Same reason है, दोनों का reason same है, rational same है. Wear loose socks and well fitting, not tight shoes. Do not go barefoot. पेशेंट को बोलना है सॉक्स पहने तो वो भी नॉर्मल फिटिंग, लूज सॉक्स पहने एंड वेल फिटिंग, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, ऐसे वेल फिटिंग शूज पहनने हैं. खुले पैर, बेयर फुट पेशेंट घर से बाहर नहीं निकल सकता. वियर क्लीन कॉटन सॉक्स टू कीप द फीट वार्म एंड चेंज द सॉक्स डेली. पेशेंट को बोलना है कॉटन के सॉक्स पहनने हैं, नायलॉन या अदर मटेरियल्स का नहीं पहनना है. कॉटन के पहनने से क्या होगा, सॉक्स मतलब ड्राई रहेंगे, फीट भी ड्राई रहेंगे एंड फीट वार्म भी रहेंगे. एंड पेशेंट को बोलना है डेली सॉक्स चेंज करना है. एक सॉक, एक पैर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ऐसा यूज नहीं कर सकता पेशेंट. अवॉइड वियरिंग द सेम पेयर ऑफ शूज 2 days इन अ रो. एक ही शूज दिन मतलब 2 बार ऐसे नहीं पहन सकता, आज भी पहना कल भी सेम पहना, ऐसे नहीं, चेंज करते रहना है. सेम पेयर ऑफ शूज 2 days इन अ रो कंटिन्यूअसली नहीं पहन सकता. एक दिन छोड़ के पहन सकता है बट कंटिन्यू 2 दिन तक नहीं पहन सकता. अवॉइड वियरिंग ओपन toed shoes or shoe with a strap that goes between the toes. पेशेंट मतलब सैंडल्स नहीं पहन सकता जिसमें उंगलियां बाहर रहती हो, या ऐसे कुछ भी फुटवेयर नहीं पहन सकता जिसमें अंगूठा ग्रेटर टो एंड स्मॉलर टोज के बीच में से स्ट्रैप्स जाता हो, या कोई भी बीच में से फिंगर्स में से स्ट्रैप्स जाता हो, ऐसा कुछ नहीं पहनना है. प्रॉपर फिटिंग वाले कवर कर सके ऐसे शूज ही पहनने हैं.
Check shoes for cracks or tears in the lining or for the foreign objects before putting them on. शूज पहनने से पहले पेशेंट को चेक करना होगा कि वहां पर कुछ क्रैक्स है, कुछ लाइनिंग है, फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ अंदर फंसा है जिसकी वजह से लग सकता है, पेशेंट को लग जाएगा तो फिर वो हील नहीं होगा. ब्रेक इन न्यू शूज ग्रेजुअली. हमें पता है कि कोई भी नया शूज हम अचानक से पहनते हैं तो वो शूज की वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद द न्यू शूज. जब कोई पर्सन नया शूज पहनता है तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल हमारी गुजराती में क्या बोलते हैं, हाँ डंकी જેવું કહીએ છીએ જેને કહેવાય शू बाइट. सो टू प्रिवेंट द शू बाइट, नए शूज है, नया चीज है तो उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे पहनो. एक ही बार में लॉन्ग पीरियड के लिए मत पहनो, 5 मिनट के लिए पहना आज, फिर 10 मिनट, ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको हैबिचुअल करो. एक ही लाइक 6-8 घंटे के लिए नया शूज पहन लिया तो शू बाइट हो सकता है एंड फिर वो हील नहीं होगा जल्दी से. कट टू नेल्स स्ट्रेट अक्रॉस द स्मूथ नेल्स विद एन एमरी बोर्ड. यस, अवे नाउ क्या करना है, हम जो टो नेल्स है, ऐसा टो का नेल है तो ऐसे कट नहीं करना है, ऐसे कट करने से क्या होगा, इनग्रोन नेल हो सकता है. इंस्टेड क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट कट करना है एंड फिर उसकी जो एजिस है वो एमरी बोर्ड रख के स्ट्रेट कट करना है एंड फिर उसको फाइलिंग कर देना है प्रॉपरली सो पेशेंट को लगे नहीं. तो ये चीज ध्यान रखनी है. स्मोकिंग अवॉइड करना है, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है. और फिर ब्लड सप्लाई, आई हैव टू टेल यू टू फाइंड आउट द रेशनल. ओके, सो स्मोकिंग की वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड सप्लाई और खराब हो सकता है. फॉलो अप विथ पोडियाट्री रेफरल एंड रिकमेंडेशन एज नीडेड. जो पैरों के, फीट के डायबिटिक पर्सन होते हैं ना, उनके लिए पोडियाट्रिस्ट स्पेशल होते हैं जो पैर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, जो पैर के नेल्स एंड वो सब ध्यान रखेंगे. सो पेशेंट को पोडियाट्री रेफरल भी करना है, उनका भी फॉलो अप रेगुलरली लेना है कि उनके पैर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देयर फिट्स आर वेरी गुड. तो ये चीजें पेशेंट को ध्यान रखनी होगी. अंडरस्टैंड? Yes, यस और नो? हाँ. सो हमने प्रॉब्लम ऑफ पेनक्रियाज में एक ही मेन प्रॉब्लम देखी, दैट इज डायबिटीज. डायबिटीज में पूरा उसका इंट्रोडक्शन देखा, व्हाट इज दैट, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रॉब्लम, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन देख ली डायबिटीज की 3, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस देख ली उसकी 3. सो ये पूरा डायबिटीज के बारे में हमने स्टडी कर दिया ना. और क्या चीजें आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करोगे इंटरवेंशंस में डायबिटिक न्यूरोपैथी में? लेट्स कंप्लीट दिस पॉइंट्स. इनिशिएट ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. यस, पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो रहा है या जो भी है तो ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने होंगे पेशेंट को. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इन द यूज ऑफ एस्ट्रोजन कंटेनिंग ल्यूब्रिकेंट्स फॉर दोज विथ डिस्पैरेन्यूरिया. अगर पेनफुल इंटरकोर्स हो रहा है तो पेशेंट ल्यूब्रिकेंट्स यूज कर सकता है, सो एस्ट्रोजन वाले लुब्रिकेंट्स पेशेंट यूज कर सकता है. Prepare the client for importance for penile injection or other possible treatment options as prescribed. अगर पेशेंट को इम्पोर्टेंस हो गया है, इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए पीनाइल इंजेक्शन है या जो भी ट्रीटमेंट उसके लिए अवेलेबल है उसके लिए पेशेंट को इन्फॉर्म करना है या प्रिपेयर करना है. कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड माइक्रोवेस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन एंड हाइपरलिपिडेमिया. हार्ट की वजह से, मतलब डायबिटीज की वजह से हार्ट में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस, लाइक माइक्रोवेसल्स कोरोनरी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरलिपिडेमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हो सकता है. ये सारी कंडीशंस हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में देख लेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटिक न्यूरोपैथी. नेक्स्ट टॉपिक है केयर ऑफ अ डायबिटिक क्लाइंट अंडरगोइंग अ सर्जरी. आपके पास कोई पेशेंट है, ये अब बहुत कॉमन हो गया है हॉस्पिटल में, जो भी पेशेंट एडमिट होता है सर्जरी वाले, उनको डायबिटीज तो होता ही है. तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट है जिसकी सर्जरी होने वाली है, ऐसे पेशेंट को आप कैसे केयर दोगे, प्री ऑपरेटिव फेज में क्या ध्यान रखोगे, पोस्ट ऑपरेटिव फेज में क्या ध्यान रखोगे, वो हम देखते हैं. तो चेक विद द पीएससीपी रिगार्डिंग withholding the oral hypoglycemic medications और इंसुलिन. आपने देखा होगा जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं ना, सर्जरी में जाने से पहले उनकी जो मेडिसिन होती है OHA, हम विथहोल्ड कर देते हैं, नहीं देते हैं, राइट. उनको कैसे मैनेज करते हैं, सिर्फ कैसे मैनेज करते हैं, हाउ डू वी मैनेज द डायबिटिक पेशेंट बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उनको मेडिसिन नहीं देते, हम कैसे मैनेज करते हैं उनका ग्लूकोज, इंसुलिन से करते हैं. एंड इंसुलिन भी पूरा नहीं देते बिकॉज हमने तो पेशेंट को एनपीओ किया है, पेशेंट खाना नहीं खा रहा तो इंसुलिन का डोज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा,
डिक्रीज होगा। सो जो भी है लाइक पीएससीबी का प्रेफरेंस हमें चेक करना है, ओएचए होल्ड करना है, इंसुलिन उसका जो भी है होल्ड करना है, कम देना है क्या, ओएचए तो नहीं दे सकते बट इंसुलिन के बारे में चेक करना होगा। Some long-acting oral anti-diabetic medications are discontinued 24 to 48 hours before surgery. नॉर्मल OH है ना तो पेशेंट को सिर्फ इतना बोलना है कि मॉर्निंग का डोज मत लेना, आज सर्जरी है आपकी तो मॉर्निंग में गोली मत लेना, डायरेक्ट आ जाना। बट कुछ लॉन्ग एक्टिंग ओरल OHA है जो लाइक लंबे टाइम तक असर रखती है बॉडी में, सो ऐसी जो OHA है वो 1 दिन या 2 दिन पहले से पेशेंट को बंद करनी होगी। मेटफॉर्मिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज याद रखना, ये बहुत बार आपको पूछेंगे, बहुत जगह पर आपको आएगा ये क्वेश्चन, और ये रैशनल, ये एक बार याद रखना ये रीजन। मेटफॉर्मिन Metformin may need to be discontinued 48 hours before surgery and may not be restarted until the renal function is normal post-operatively. जो भी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है या कोई भी हम डाई वाली भी प्रोसीजर करने वाले हैं, कॉन्ट्रास्ट वाला सीटी स्कैन, एमआरआई कुछ भी कर रहे हैं, मेटफॉर्मिन हमें विथहोल्ड करना है एटलीस्ट 48 आवर्स पहले, बिफोर एनी प्रोसीजर एंड सर्जरी। एंड जब तक कि रीनल फंक्शन अच्छे से स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हम मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते। व्हाई? बिकॉज मेटफॉर्मिन है ना जो ये डाइज है और उसके साथ रिएक्ट करके किडनीज को डैमेज कर सकती है। दैट इज व्हाई मेटफॉर्मिन विथहोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एनी सर्जरी, बिफोर एनी प्रोसीजर। एंड स्टार्ट कब करना है, देखना है सर्जरी के बाद किडनीज का फंक्शन नॉर्मल है, BUN क्रिएटिनिन सब नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, फिर ही हम मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। ऑल अदर OHA आर यूजुअली विदहेल्ड ऑन द डे ऑफ सर्जरी। बाकी सारी जो है जो लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, नॉर्मल है, वो सर्जरी के दिन ही विदहोल्ड करेंगे, मतलब सुबह पेशेंट को बोलेंगे कि आज का डोज नहीं लेना है। इंसुलिन डोज मे बी एडजस्टेड और विदहेल्ड इफ IV इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग सर्जरी इज प्लान। ओके, इंसुलिन डोज हम एडजस्ट करते हैं, कम देते हैं बिकॉज पेशेंट NPO है तो कम कर सकते हैं, या तो विदहोल्ड करेंगे। विदहोल्ड क्यों करना है? बिकॉज डॉक्टर ने ऐसा प्लान किया है ड्यूरिंग सर्जरी इंसुलिन का इन्फ्यूजन चालू रखना है, तो फिर सर्जरी से पहले इंसुलिन देने की जरूरत ही नहीं है, ड्यूरिंग सर्जरी ऑलरेडी दे आर infusing the insulin, तो ये चीज ध्यान रखनी है। We have to monitor blood glucose level before surgery and administer IV fluids as prescribed because patient already NPO पर है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए तो IV fluids देना है। तो ये सारी प्री ऑपरेटिव केयर हो गई, ये सारे डायबिटिक पेशेंट के लिए है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, नो डाउट आपको सर्जरी बोली है, सर्जरी किसी प्रोस्टेक्टोमी की सर्जरी है, चलो, बट क्वेश्चन में दिया है कि पेशेंट इज ऑलरेडी डायबिटिक, तो प्रोस्टेक्टोमी के प्री ऑपरेटिव एंड ये डायबिटिक के भी प्री ऑपरेटिव आपको साथ में करने होंगे। अंडरस्टूड मैं पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पता चला? यस यस, हाँ, सो ये सारे पेशेंट में एप्लीकेबल है, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें ये पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही होंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है, अब पेशेंट की सर्जरी हो गई है, आफ्टर सर्जरी क्या करोगे? एडमिनिस्टर ग्लूकोज एंड इंसुलिन इन्फ्यूजन एज प्रिस्क्राइब्ड until the client can tolerate the oral feeding। Yes, पेशेंट सर्जरी में से बाहर आता है, आपके पास आता है, तो पेशेंट को ग्लूकोज भी देना है, इंसुलिन भी देना है। क्यों? बिकॉज इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में तो हम खाना नहीं दे रहे, सो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ऑलरेडी सर्जरी में इंसुलिन दिया था, सो दोनों को ठीक करने के लिए ग्लूकोज भी दो, इंसुलिन भी दो, तो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज एकदम नॉर्मल रहे। ग्लूकोज को ओवर हो जाएगा तो इंसुलिन हेल्प करेगा, हाइपो हो जाएगा तो ग्लूकोज हेल्प करेगा, सो ये दोनों देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन द ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट। ओके, सर्जरी के बाद बॉडी होती है स्ट्रेस में, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाई ग्लूकोज, हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है तो इमीडिएटली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे दो जो थोड़ी देर में अपनी असर खत्म कर देगा, बट बेस्ड ऑन द ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट। अगर ब्लड ग्लूकोज उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, ऑलरेडी पेशेंट को सर्जरी में इंसुलिन दिया था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसुलिन जो है बॉडी में वो ही वो ग्लूकोज को मैनेज कर देगा, तो फिर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द ब्लड ग्लूकोज एंड अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल हम इंसुलिन देंगे। Monitor blood glucose level frequently, especially if the client is receiving the parenteral nutrition। अगर सर्जरी के बाद सोचो GI की सर्जरी की है, तो पेशेंट पेरेंट्रल न्यूट्रिशन लेगा, तो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की वजह से चांसेस है कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, बिकॉज पेरेंट्रल न्यूट्रिशन आर हाई इन ग्लूकोज, सो हाइपरग्लाइसेमिया का रिस्क है। तो पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है।
When the client is tolerating the food, ensure that the client receives an adequate amount of carbohydrate daily to prevent hypoglycemia. अब पेशेंट ने चलो खाना खाना स्टार्ट किया है, फूड टॉलरेट कर पा रहा है पेशेंट, जितना ले रहा है, इनिशियली इतना ज्यादा नहीं खा पाएगा पेशेंट बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक, बट अब जितना खा रहा है तो उसमें उतना ध्यान रखना है कि एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट उसको मिल जाए तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया ना हो. द क्लाइंट is at higher risk for cardiovascular and renal complication post operatively. Yes, सर्जरी के बाद कार्डियोवेस्कुलर एंड रीनल के कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा है बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट डायबिटिक था. माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन डायबिटीज एंड सर्जरी की है, तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत हो सकते हैं, कॉमन है, रिस्क ज्यादा है. द क्लाइंट इज एट ऑल्सो रिस्क फॉर इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग. सर्जरी का स्कार है, वुंड हीलिंग ऑलरेडी इम्पेयर हो गया होगा डायबिटीज में, तो वुंड हीलिंग में भी प्रॉब्लम होता है. सो ये जो पेशेंट है उनकी इंसिजन की, उनकी सर्जरी के जो इंसिजन है, मार्क्स है, वुंड है, उसकी बहुत प्रॉपर केयर करनी होगी, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी होगी. अंडरस्टैंड? Yes. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर आई गेस. हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया. सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. आज हमने क्या देखा? सो आज हमने कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में एचएचएस देखा. एचएचएस में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड का ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज. ये टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन है. व्हाट इज द डिफरेंस इन डीके एंड एचएचएस? ओनली डिफरेंस इज देयर इज नो डायबिटिक कीटो, देयर इज नो कीटो एसिडोसिस इन एचएचएस. सिंपली ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है. उसका हमने असेसमेंट फाइंडिंग देखा, ट्रीटमेंट देखी. ट्रीटमेंट सेम है, जैसी डीके में देते हो वैसे ही आप दे सकते हो. इसमें एक डिफरेंस क्या है, इंसुलिन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है. अगर आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दे सकते. इतना क्रूशियल नहीं है कि जितना डीके में. डीके में इंसुलिन के बगैर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसमें इंसुलिन का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. फिर हमने क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस देखी थी डायबिटीज की. उसमें फर्स्ट देखा रेटिनोपैथी. रेटिनोपैथी में जो आइस का माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन है वो डैमेज हो जाएगा एंड धीरे धीरे हेमरेज हो सकता है. क्यों? बिकॉज ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, वेसल्स डायलेट हो, वीक होके डायलेट हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी तो हेमरेज हो सकता है. देन उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. माइक्रो एनेउरिज्म रप्चर हो जाएंगे तो विजन धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएगा हेमरेज की वजह से. धीरे धीरे मैक्यूलर एडिमा होगा, मैक्यूलर एडिमा की वजह से पूरा रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है. उसका इंटरवेंशन देखा. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. जो भी डायबिटिक है उसका प्रिवेंशन हम पहले से करेंगे, बट अगर हो गया है तो फोटोकोएगुलेशन, विट्रेक्टोमी, कैटरेक्ट सर्जरी, ये सब ध्यान रखेंगे. सेफ्टी खास मेंटेन करना है बिकॉज पेशेंट को अभी दिखाई नहीं दे रहा है. डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किडनीज डैमेज हो रही है, किडनीज की वेसल्स डैमेज हो रही है. उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे एंड उसका इंटरवेंशन देखा. प्रिवेंशन पहले रखेंगे और अगर हो गया है तो BUN, क्रिएटिनिन सब चेक करेंगे. प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, सोडियम पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करेंगे. कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन नहीं दे सकते, डायलिसिस करना पड़ेगा. किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, बट अगर किडनी ट्रांसप्लांट करें तो साथ साथ में अगर डोनर मिल गया है पेनक्रियास का तो पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन भी हम कर सकते हैं. डायबिटिक नेफ्रोपैथी में नर्वस सिस्टम की जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो गई है, स्पेशली नर्व ज्यादा डैमेज हो जाती है. तो उसकी हमने कॉम्प्लिकेशन एंड क्लासिफिकेशन देखा. जो नर्व डैमेज होगी, जो एरिया की, जो ऑर्गन की नर्व डैमेज होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स होंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. असेसमेंट फाइंडिंग हमने जनरल देखा, सब में कॉमन, लाइक पूरा ये इसमें से कोई भी हो सकता है. एंड इंटरवेंशन देखे. इंटरवेंशन में प्रिवेंशन ऑलवेज पहले करेंगे, बट अगर हो गया है तो पेशेंट को पेन, न्यूरोपैथिक पेन होता है, फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो ब्लैडर ट्रेनिंग देंगे. बॉवल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं अगर जीआई की, इंटेस्टाइन की नर्व डैमेज हो गई है. तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं. बट इसमें सबसे कॉमन है डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन that is experienced by, I can say, every individual, that is diabetic foot ulcer. वो बहुत ही कॉमन है. तो पेशेंट को सिखाना होगा कि फूड केयर कैसे करें रेगुलरली, क्या ध्यान रखना होगा पेशेंट को, ये आप सिखाओगे पेशेंट को. फिर हमने देखा जो भी डायबिटिक पेशेंट है जिसकी कोई भी सर्जरी है, तो सर्जरी से पहले आपको प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या रखने हैं. तो जो भी उनकी OHA है वो बंद करनी होगी, इंसुलिन बंद करना होगा या कम करना होगा. अगर लॉन्ग एक्टिंग है तो 2 दिन, 1-2 दिन पहले बंद करना होगा. मेटफॉर्मिन कंपलसरी 2 दिन पहले बंद करना होता है. अगर शॉर्ट एक्टिंग वाली है तो सेम डे पर नहीं लेगा डोज तो चलेगा. हमने उसके पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे कि सर्जरी के बाद हमें वो पेशेंट में क्या ध्यान रखना होगा.
अंडरस्टैंड? ये जो मेडिकेशन विदहोल्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। यस और नो? अंडरस्टूड? ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, एनी डाउट टिल दिस? No. ओके, शुड वी कंप्लीट द एनाटॉमी ऑफ जीआई सिस्टम? नेक्स्ट चैप्टर है वो जीआई प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं, तो उसकी एनाटॉमी देख ले कि कल देखना है? Tell me what you want to do. Should we complete the anatomy today? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Other students? Yes. I cannot hear you. What majority of students are telling? Yes, ma'am. Okay. So let's complete it. Anatomy देख लेते हैं सिर्फ, तो कल सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Now tell me the parts of GI system. चलो आप बोलो. एनाटॉमी बोलो स्टार्टिंग से, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सीक्वेंस में बोलो. पार्ट्स ऑफ जीआई सिस्टम बोलो. चलो, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर आएगा बोलो. Mouth. ओके ओके, सब फर्स्ट स्ट्रक्चर इज माउथ. देन माउथ के बाद Esophagus, सीधा इसोफेगस आ जाता है. बीच में कुछ नहीं होता. Pharynx. फेरिंग्स. फेरिंग्स के पार्ट्स सीक्वेंस में सबसे ऊपर कौन सा होता है? नेसोफेरिंग्स, नेजो. फिर ओरोफेरिंग, देन लैरिंगोफेरिंग, ये फेरिंग्स हुआ. फेरिंग्स के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? इसोफेगस. ओके, देन ओके, इसोफेगस में भी लाइक एक स्पिंचर होता है. व्हाट इज दैट? इसोफेगस आया तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो ऐसे स्टमक स्टार्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? व्हाट इज दिस? जो ओपन क्लोज होता है. Lower esophageal sphincter. लोअर इसोफेजियल स्पिंचर. और उसका दूसरा नाम है Cardiac sphincter. कार्डियक स्पिंचर. यस. तो वो एक पार्ट हुआ इसोफेगस का. फिर क्या आएगा इसोफेगस के बाद? Stomach. स्टमक. स्टमक के पार्ट्स. Stomach is also divided into 1, 2, 3. बोलो. नो आइडिया? भूल गए? ओके. स्टमक जहां पर ऐसे ये स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर एंड होता है, तो यहाँ पर भी एक स्पिंचर होता है जो ओपन क्लोज होता है. व्हाट इज दिस? Pyloric sphincter. पाइलोरिक स्पिंचर. यस. सो ये जो पोर्शन होगा लास्ट वाला, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? Duodenum. स्टमक का पार्ट. नो नो नो, डिओडिनम स्टार्ट होता है. स्टमक. Pylorus. यस, पाइलोरस. तो एक पार्ट तो पता चल गया. नाउ इसके नाम से फर्स्ट पार्ट भी पता चल जाएगा. व्हाट इज दैट? ऊपर का स्पिंचर है तो उसका नाम भी स्टमक के पोर्शन से ही दिया गया है. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, जिसको क्या बोलते हैं हम? लोअर इसोफेजियल स्पिंचर का नाम क्या है दूसरा? Cardiac sphincter. हाँ, तो फिर स्टमक का पार्ट कौन सा हुआ? Cardiac. कार्डिया. यस, और उसको फंडस भी बोलते हैं. तो ये उसका फर्स्ट पार्ट हुआ. अब जो बीच का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम बोलेंगे बॉडी. अंडरस्टैंड? पार्ट ऑफ स्टमक. ओके. फिर पाइलोरिक स्पिंचर के बाद अब क्या आएगा? पाइलोरिक स्पिंचर हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा?
व्हाट विल बी देयर? स्टमक के बाद क्या आता है? intestine, कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज, small, small intestine. Small intestine is also divided into the parts. Tell me in sequence. First क्या होगा? duodenum, Yes, duodenum. Then jejunum, jejunum. Then ileum, ileum. Okay. Small intestine के बाद क्या आएगा? large intestine, Large intestine. उसके बाद ascending, ascending colon. Then transverse, descending, what is this? sigmoid, Sigmoid colon. Yes, जो S शेप जो पड़ता है वो sigmoid. Sigmoid colon के बाद क्या होगा? rectum, रेक्टम. सो ये जो है पूरा रेक्टम है एंड यहाँ पर जो ओपनिंग है दैट इज एनस, और जो yes, ओपनिंग है एनल कैनल जो भी हम बोले. तो ये पूरी जीआई सिस्टम आपको स्ट्रक्चर सीक्वेंस में पता होंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है. तो लेट्स स्टडी द एनाटॉमी. तो एनाटॉमी में है फर्स्ट ऑर्गन है जो हमारा माउथ है. माउथ में टीथ, टंग हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए. सलाइवरी ग्लैंड्स भी 3 टाइप्स के हैं. एक पैरोटिड ग्लैंड है जो यहाँ पर लोकेटेड है. सब लिंगुअल ग्लैंड जो ये वाले हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड है. एंड ये सब मैंडिब्यूलर, मैंडिबल में होते हैं ये सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड. सो 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए. फिर आता है फेरिंग्स. माउथ के बाद आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स भी 3 टाइप का है. नोज की साइड होगा वो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. फिर होता है ईसोफेगस. फेरिंग से बाद आएगा ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद होगा स्टमक. ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर. हम साइड्स के ऑर्गन्स तो भूल गए. लीवर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम. लीवर के नीचे है गॉल ब्लैडर. फिर स्टमक हो गया. स्टमक के पीछे यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द पेनक्रियास. पेनक्रियास के एंड में यहाँ पर स्प्लीन भी है. स्प्लीन हो गया. सो ये सारे जीआई सिस्टम के हम ऐसे देख सकते हैं. स्प्लीन इज नॉट द पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम बट हम उसको काउंट कर लेते हैं. उसका काम तो क्या है? आरबीसी की ग्रेवयार्ड का काम है. वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है. फिर स्टार्ट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद यहाँ पर जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा. फिर स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, जेजुनम, इलियम होगा. एंड जो भी ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, बाइल डक्ट है, वो सब कुछ डिओडिनम में ओपन होता है. फिर इलियम के बाद स्टार्ट होगा असेंडिंग कोलन. लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी. उसमें फर्स्ट है असेंडिंग कोलन. अपेंडिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. वो भी एक जीआई का ही ऑर्गन है बिकॉज अपेंडिसाइटिस होता है इसीलिए अपेंडिक्स को जीआई सिस्टम में देखेंगे. लार्ज इंटेस्टाइन में फर्स्ट है असेंडिंग कोलन, देन ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन होगा. सिग्मोइड कोलम के बाद ये पोर्शन हो गया रेक्टम. रेक्टम के बाद ये हो गया एनस एंड उसकी एनल कैनल. ये सीकम. सीकम मतलब जैसे ये लाइक दिस इज असेंडिंग कोलन एंड दिस इज इलियम. तो ये स्टार्ट होता है बट यहाँ पर एक पोर्शन है स्टार्टिंग पोर्शन. तो उसको हम इससे पोर्शन को हम बोलते हैं सीकम. बट याद रहे तो भी चलेगा, बाकी पूरा हम असेंडिंग कोलन में काउंट करते तो भी चलेगा. So this is the part of GI system. Any doubt in the GI system? जीआई सिस्टम में कोई भी डाउट है? no, ओके. सो कल से हम सीधा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन देखेंगे एंड फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड डिजीज कंडीशन स्टार्ट कर देंगे. सी यू टुमारो एट 9 AM. थैंक यू. thank you, ma'am. Thank you.